हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। और प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सभी? और सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है, आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज किस चीज़ का क्लास होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है, आज के क्लास में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के तत्व को शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे। यानी जिस बच्चे का पार्ट 1 पार्ट 2 छूट गया है, उसका प्यारे बच्चों इस वीडियो में क्या होने वाला है, रिकवर होने वाला है। यानी ये वन शॉट महामैराथन क्लास है। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन को, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आज का जो सेशन है उसको शुरुआत कर दिया जाए। और प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि उनका रिवीजन भी प्यारे बच्चों होता चला जाएगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से आप लोग शेयर कीजिए और बताइए कि प्यारे बच्चों सब चीज ठीक है, आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज बढ़िया है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो क्लास होने वाला है, किस चीज का होने वाला है। तो आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों, उसी का हम लोग प्यारे बच्चों पूरा 7 जो चैप्टर है ना, इसका वन शॉट यहाँ पे क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्लास करने वाले हैं। क्या वन शॉट क्लास होगा, जिसमें प्यारे बच्चों आपके पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी वर्ग 15 से लेके प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए वर्ग 18 तक के जितने एलिमेंट्स होंगे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल साबित हो सके। तो जितने भी सारे बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ठीक है। और जैसे हमने आपको बताया कि जितना भी बच्चे का प्रीवियस ईयर में छूट चुका है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो पार्ट 1 है पार्ट 2 छूट चुका है, तो उनके लिए सुनहरा मौका है, वो आज क्लियर हो जाएगा वन शॉट में। और जो बच्चे कर चुके हैं, है ना, जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं, तो उनके लिए एक रिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, आपकी और मजबूती हो जाएगी। क्योंकि ये चैप्टर से बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले बाबू यहाँ पे याद रखिएगा कि 499 वाला कोर्स नहीं लिए हैं, तो प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या होगा प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में गेस क्वेश्चन रहेगा और PYQ रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35, ठीक है। और ये महामैराथन क्लास होगा, 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का भी क्लास ये हो सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास को शुरू से अंत तक आप देखते रहिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को अब हम शुरू करते हैं। तो एक बार फटाफट से सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। चलिए, क्लास को शुरू करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग को जानना होगा बाबू कि पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हम लोग को क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ना है। तो हमको पता रहेगा कि किधर है पी ब्लॉक, कितने से कितने के वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आवर्त कितने से कितने तक के प्यारे बच्चों, आवर्त को हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ये सब पता रहेगा तब ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो खड़ा वाला चीज है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये वाला जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक। ये क्या है, एस ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। ये एस ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक समझिएगा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक बोलते हैं, जिसको संक्रमण तत्व के भी नाम से जाना जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व में कहां से कहां तक के यहाँ पे आवर्त के तत्व पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, 3 से लेके कितना 12 तक के आवर्त किसमें पाए जाते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व में पाए जाते हैं। आवर्त 3 से लेकर 12 तक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों, ये जो नीचे वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। अब इसकी बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों एफ ब्लॉक।
एफ ब्लॉक के तत्व इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक के तत्व पढ़ना है। तो पी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां तक के होते हैं? तो आवर्त 13 से लेके 18 तक के सभी तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पी ब्लॉक के तत्व कहां से है। तो प्यारे बच्चों आवर्त यहाँ पे 13 से लेके ये 18 तक के ये जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व हम लोग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कौन सा एस ब्लॉक है, कौन सा डी ब्लॉक है, कौन सा आपका एफ ब्लॉक है। इतना क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों ज्यादा पीरियोडिक टेबल में घुसेंगे ना तो घुसते घुसते 2 घंटा लग जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम पढ़ाने वाले हैं। और आप लोग उम्मीद है कि एकदम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग क्लास करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं करिएगा ना आगे आपका इनऑर्गेनिक कंप्लीट होगा ना ऑर्गेनिक। तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग दिल में दिमाग में बैठा लीजिए कि किस कैसे क्या होता है। तो चलिए पी ब्लॉक के तत्व पढ़ना है, जिसमें आवर्त 13 से लेके 18 तक के सभी तत्व पाए जाते हैं। जिसमें आप 11th में क्या पढ़ते हैं? पी ब्लॉक के तत्वों में आप पढ़े हैं 13 वर्ग और 14 वर्ग। ये जो 13 जो आवर्त है और 14 जो आवर्त है, इसको क्या किए हैं आप प्यारे बच्चों? 11th में पढ़ चुके हैं। 13 में क्या होता है प्यारे बच्चों? जो ब्रोन यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होता है हमारा, कहने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, जो ब्रोन का आवर्त बोला जाता है, ठीक है? यानी कहने का मतलब क्या? ब्रोन होगा, एल्युमिनियम होगा, गैलियम होगा, इंडियम होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैलियम होगा, है ना? तो ये जो आवर्त है ये हमारा क्या है? वर्ग 13 के आवर्त है और ये पी ब्लॉक के तत्व में पाए जाते हैं। अब इसका याद करने का एक ट्रिक भी है। गाजर, यहाँ पे आप याद, सॉरी, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यानी कहने का मतलब क्या? बैगन का मतलब क्या प्यारे बच्चों? ब्रोन। बैगन का मतलब क्या? ब्रोन। इसका प्यारे बच्चों परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद से बोला जाए एल्युमिनियम, यानी याद रखिएगा कि यहाँ पे बैगन, एल्युमिनियम का मतलब क्या? आलू मान लीजिए। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यानी प्यारे बच्चों ये हमारा एक ट्रिक हो गया। और प्यारे बच्चों आप 11th में इसको पढ़ चुके हैं और इससे क्वेश्चन नहीं आता है 12th में, तो तब भी हम आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता देते हैं। अब आवर्त 14 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे इसको बोला जाता है, एक ट्रिक होता है, कहे शिव जी, यानी कार्बन वाला आवर्त बोलते हैं। इस आवर्त को वर्ग 17 यहाँ पे सॉरी वर्ग 14 के ये जो आवर्त होते हैं इसको कार्बन का आवर्त बोला जाता है। जिसमें क्या एक ट्रिक है, यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे एसेंटीन और एसबी क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपको याद रखना है कि एंटीमनी, ठीक है? ये जो हमारा सॉरी एसएन को बोले, पीबी मतलब लेड, एंटीमनी तो प्यारे बच्चों इसमें आता है, हमारे 15 में आता है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा पीबी मतलब लेड आ गया, ठीक है? यानी कहने का मतलब इसका एक ट्रिक बन जाता है कि कहे शिव जी सुने पार्वती, है ना? यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कैसे बन जाता है। यहाँ पे कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे का मतलब क्या? कार्बन, ऐसा का मतलब क्या? सुने का मतलब क्या? सिलिकॉन, है ना? जर्मेनियम, कहे शिव जी, जी का मतलब क्या? जर्मेनियम, सुने का मतलब क्या? यहाँ पे टीन हो गया इसका, एसएन का, है ना? ये आप लोग याद कर सकते हैं। और पीबी का मतलब क्या? लेड, यानी कहे शिव जी सुने पार्वती। तो ये हमारे 3 और 4 के प्यारे बच्चों क्या हो गए? आपको याद रखना है कि आवर्त के ये हमारे तत्व हो गए, ठीक है? जिसमें कार्बन का एक आवर्त होता है, एक ब्रोन का आवर्त होता है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और अब बात किया जाए पी ब्लॉक के तत्व को, तो पी ब्लॉक के तत्व जितने भी होते हैं ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनके आखिरी कक्षा में क्या होता है? NH2 होता है। जो आखिरी कक्षा होता है उसमें NH2 होता है। और प्यारे बच्चों क्या होता है? NP 1 से लेके क्या होता है? 6 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नहीं समझ में आया होगा, चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे 13 से लेके 17 तक के बीच में प्यारे बच्चों क्या होगा? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? NH2 होगा। और प्यारे बच्चों NP में क्या होगा? जो P हमारा प्यारे बच्चों ऑर्बिटल होगा उसमें 1 से लेके अंतिम के 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। जैसे हम बात करें प्यारे बच्चों ब्रोन की परमाणु क्रमांक कितनी होती है? यहाँ पे देखिए बना के भी रखें। यहाँ पे देखिए अगर बात किया जाए ब्रोन की, यहाँ पे ब्रोन का क्या हो गया? 5 हो गया। इसका यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 5 हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको निकालें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1s2 और यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2p1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको 5 यहाँ पे लाना है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो इसके अंत में क्या बचा प्यारे बच्चों? यहाँ पे समझिएगा, इसके अंत में क्या आया?
यहाँ पे NH2 यानी 2s2 आया, यानी NH2 आया है इसमें और 2p1 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p1 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, अब कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब जब हम कार्बन का 6 निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा अब 6 कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p2। तो अब इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जब कार्बन का हमने लिख दिया ऐसे, तो प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया, यानी इसमें भी क्या हो रहा है NH2 पूरा भरा हुआ है, S कक्ष पूरा भरा होगा, लेकिन P कक्ष में क्या होगा, यानी 2p में क्या होंगे, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपको क्लियर कर लेना है। जैसे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे आपको पूरा एकदम बच्चा की तरह एकदम बढ़िया से समझाएं और बताएं आपको कि कैसे क्या होता है, तो यहाँ पे आप शायद समझ जाए कि ये हमारा पहला हो गया है ना, इसमें ये मान लीजिए कि X कक्ष हो गया और ये प्यारे बच्चों जो हमारा हो गया P कक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे P में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, P में कितने इलेक्ट्रॉन 6 S में कितने होते हैं 2 तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम 1 भरा, एगो यहाँ पे भरा, ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों NS हो गया है ना, ये भर गया। अब इसमें कौ होते हैं 6 है ना, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए बाबू, यहाँ पे इसमें भी क्या होगा NH2 होगा, यानी कहने का मतलब क्या, ये तो भरा होगा ना, NH2 हमारा भरा होगा, तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये भर गए। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि इसकी यहाँ पे जब P इसका प्यारे बच्चों भरेंगे, P कक्ष भरेंगे, तो P कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आप भरेंगे तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे क्या हो P में 2 है, तो पहले क्या करते हैं, ऐसे भरते हैं, सिंगल सिंगल पहले भरेंगे, फिर डबल आते हैं, दोहराते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, यानी कहने का मतलब मेरा यही था कि अगर आपसे यहाँ पर देखिए बोला जाए कि जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है NH2 होता है, लेकिन NP जो होता है ना 1 से लेके 6 तक के प्यारे बच्चों क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। किस में, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रोन में कौ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था P में 1 और यहाँ पे देखिए कार्बन में कौ हो गया 2। अब चलिए यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन हम आपको निकाल के दिखा दें, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है। अब 7 हम कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p, यहाँ पे क्या होगा, हमको 7 पुजाना है, तो 2 2 4 4 3 7, यानी कहने का मतलब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका कितना भरा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसका कितना भरा हुआ है, आप कैसे लिख सकते हैं, इसका तो NH तो यहाँ पे 2 भरा हुआ है, लेकिन प्यारे बच्चों ये जो 2p है ना, 2p इसमें कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p3। अब प्यारे बच्चों इसका हम कक्ष भरेंगे, अगर ये NH2 भरा है तो प्यारे बच्चों इसमें तो आप लोग ऐसे भर सकते हैं ना, ये भर गया। ठीक है, अब इसका हम P ऑर्बिटल भरेंगे, P कक्ष भरेंगे प्यारे बच्चों, P कक्ष में 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं है ना, तो यहाँ पे जब हम भरना स्टार्ट करेंगे 1 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3, यानी इसके 3 भर गए। और अगला जब निकालेंगे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा तत्व है, मान लीजिए कि अगला जो तत्व आता है, जैसे हमने कितना तक भर लिया 3 तक है ना, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, अब चलिए साथ साथ बता रहे हैं, ऑक्सीजन का हो गया प्यारे बच्चों 8। अब 8 का हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, तो 1s2 और क्या हो गया 2s2 और क्या हो गया प्यारे बच्चों 2p4 हो गया, 2p4 होगा तब तो 8 आएगा ना, 2 2 4 4 4 8। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे NH2 भर गया है, लेकिन 2p पे क्या है 4 है। और p ब्लॉक का तत्व क्या कहता है कि p ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या हो गया प्यारे बच्चों NH2 तो होगा ही, लेकिन 2p क्या होगा 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेके 6 तक हो रहा है। तो जब इसका हम कक्ष भरेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे NH2 है, तो इसमें तो प्यारे बच्चों ऐसे भर गया। ठीक है, जब हम P वाला भरेंगे प्यारे बच्चों, P वाला, तो इसमें कौ गो होता है 6 गो यहाँ पे कक्ष होता है, तो हम भरना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि P पे कौ गो है 4 गो है, 4 गो भरेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो, अब फिर यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं 4 गो। लेकिन ऐसे ही करते करते क्या होगा 6 तक जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि P ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है। ठीक है, और हमको कहाँ से पढ़ना है, हमको पढ़ना है आवर्त 15 के तत्वों से। ठीक है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। नाइट्रोजन से हमको पढ़ना है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है आवर्त यहाँ पे कितना पढ़ना है, हमको 15 पढ़ना है, 15 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। तो चलिए पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व आखिर होते क्या हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, यहाँ पे समझिए कि आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आवर्त सारणी में क्या वर्ग 13 से 18 तक के जितने भी तत्व आते हैं उनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2 से लेके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा ना NH2 होगा और Np 1 से लेके 6 होता है। तो हमने यहाँ पे प्यारे बच्चों यही ना बताया कि क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि जो NS होगा प्यारे बच्चों 1 से लेके, यहाँ देखिए यहाँ पे NH2 और 2p 1 से लेके 6 तक, यानी यहाँ देखिए 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी ऐसे ही क्या होगा प्यारे बच्चों बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे जितने भी पी ब्लॉक के तत्व होंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कोई भी अगर एलिमेंट दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको बताइए कि ये पी ब्लॉक का तत्व है, कैसे आपको पता चलेगा, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और विन्यास निकालेंगे तो देखेंगे कि NS यहाँ पे NS में कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो 2p आएगा अगर 1 से लेके 6 के बीच में आ रहा है तो समझिए प्यारे बच्चों क्या कि ये पी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में क्लियर आ गया होगा। चलिए क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि पी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है प्यारे बच्चों, NH2 होता है। ठीक है, हो गया। अब चलिए कि जिन तत्वों में यहाँ देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन p उप कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। प्यारे बच्चों उसे क्या कहा जाएगा, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाएगा। यानी अंतिम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सबके अंतिम में p आता है, जैसे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि जितना भी निकालेंगे ना लास्ट में p पे ही खत्म होगा। 1 से लेके 6 तक के बीच में अगर p पे खत्म होता है तो वो हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं। अब प्यारे बच्चों हमको क्या पढ़ना है, हमको वर्ग 15 पढ़ना है। आवर्त कितना पढ़ना है प्यारे बच्चों, 15 के बारे में पढ़ना है। यानी प्यारे बच्चों आवर्त यहाँ पे क्या पढ़ना है, 15 के बारे में पढ़ना है। और जो आवर्त 15 है यहाँ पे समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि आवर्त 15 में क्या क्या आते हैं। आवर्त 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ आप देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आर्सेनिक हो गया, Sb एंटीमनी हो गया और प्यारे बच्चों विषिमत हो गया, है ना। यानी ये जो हमारे प्यारे बच्चों होते हैं वर्ग 15 में आते हैं। वर्ग 15 का एक याद करने का भी ट्रिक है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखमंगा चाहे बीमार, आप जो भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं नाना पापा आशा सब बीमार। तो इसका ट्रिक का खजाना है ऐसे। फिर यहाँ पे ऐसे ही बना सकते हैं ना पी ऐसे सब, यहाँ पे क्या है बीमार है, ना पी ऐसे सब बीमार है। तो यहाँ पे ट्रिक का तो खजाना है मेरे पास। ठीक है, तो आप जैसे भी मन वैसे भी इसको लिख सकते हैं। यानी हमको क्या पढ़ना है, वर्ग 15 को आज पूरा टोटली क्लियर करना है। यानी आज पढ़ाई होगा तो सिर्फ आवर्त 15 को ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट। और प्यारे बच्चों इसमें A to Z आपको प्रोसेस बताई जाएगी, जो कि इसमें आज 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बनाने की प्यारे बच्चों क्या प्रयोगशाला विधि क्या होती है, जो कि आपको चुटकी में एक चुटकी में समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चे प्यारे बच्चों आप लोग उम्मीद है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितने सारे बच्चे क्या आप सब रेडी हैं, एक बार बताइए। चलिए सभी बच्चे तो रेडी हैं। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले, आवर्ग प्यारे बच्चों आवर्त क्या पढ़ने वाले, 15 को पढ़ने वाले, जिसमें क्या है नाना पापा आशा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सब बीमार। यहाँ पे तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहले हम समझा ही देते हैं कि यहाँ पे जो आवर्त हमारा 15 है, इसमें प्यारे बच्चों क्या होते हैं, नाइट्रोजन जो होती है, जो गैस होती है, वो क्या होती है प्यारे बच्चों वायुमंडल में हमारे पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। कितना, वो हमारे वायुमंडल में कितना % पाया जाता है नाइट्रोजन, कोई बच्चा कमेंट कीजिए कितना % पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि ये 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि आवर्त 15 में पाया जाता है। नाइट्रोजन प्यारे बच्चों क्या हो गया 78%। फास्फोरस की बात किया जाए, फास्फोरस क्या होता है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का ये खाद टाइप का होता है, जैव उत्पादक में कार्य करता है। ठीक है, जितने भी सारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी फास्फोरस है ये इस रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे जो बात किया जाए ना आर्सेनिक की, ये जो आर्सेनिक है प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है
कि ये हमारा होता है उपधातु, आर्सेनिक उपधातु, Sb उपधातु, लेकिन ये जो विषिम्त होता है ये धातु होता है। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? जितने सारे बच्चे हैं फटाफट से बता दीजिए, जितने सारे बच्चे हैं फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप आवर्त 15 की बात किया जाए तो नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होती है जो हमारे वायुमंडल में क्या होती है, कितना परसेंट, 78% पाया जाता है। और यह हवा से भी क्या होती है, हल्की गैस होती है। सारी चीजें अभी पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस के बारे में। ये नाइट्रोजन गैस हो गया। जो फास्फोरस होता है प्यारे बच्चों, ये जो फास्फोरस होता है ना, एक बार बताइए क्या होता है फटाफट से, क्या होता है प्यारे बच्चों फास्फोरस, जल्दी बता दीजिए। बाबू अभी तो बताएं कि फास्फोरस खनिज होता है जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस एक प्रकार का खनिज होता है जो कीटनाशक के रूप में प्यारे बच्चों प्रयोग अक्सर किया जाता है। तो ये फास्फोरिक खनिज हो गया। लेकिन ये प्यारे बच्चों AS यानी आप देखिए आर्सेनिक और जो Sb है जो एंटीमनी है, ये हमारे उपधातु होते हैं। ये क्या होते हैं, ये उपधातु होते हैं। और जो कि विषिम्त जो होता है हमारा धातु होता है। तो वर्ग 15 आपको पता चल गया कि वर्ग 15 में क्या क्या है। एक है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन गैस, और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे फास्फोरस है जो कि प्यारे बच्चों एक जैव उत्प्रेरक में कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और प्यारे बच्चों एक वो क्या होता है, यहाँ पे आर्सेनिक होता है जो कि एक उपधातु होता है, और एक Sb एंटीमनी भी क्या होता है, उपधातु होता है। और जबकि इसमें एक वो विषिम्त होता है जो कि क्या होता है प्यारे बच्चों, धातु होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं, जो कि आपको समझ लेना है। जैसे चलिए प्यारे बच्चों अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, जैसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, और याद रखना है कि आर्सेनिक का 33 होता है, एंटीमनी का 51 होता है, जबकि प्यारे बच्चों विषिम्त का होता है 83। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। कितने लोग जोड़ जोड़ के बता देते हैं, वो प्यारे बच्चों उससे बढ़िया है कि आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नाइट्रोजन की निकालें। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1s2 और क्या लिखेंगे 2s2 और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 2p3। अब सब में इसके जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे ना, उसमें सब में पी कक्षा में 3 को लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा 2p3 हो गया। अब यहाँ पे हम फास्फोरस को भरना स्टार्ट करें। जैसे इसको गिनती कर लीजिए 2 2 4 4 3 7, तो 7 हो गया। अब फास्फोरस का 15 को हमको भरना, कैसे भरेंगे ये आप लोग याद रखिएगा। 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा, उसके बाद से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि 3s2 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो जाएगा 3s2 और 3p3 होगा। देखिएगा 15 को हो जाएगा। जैसे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया प्यारे बच्चों, हमने निकाल दिया फास्फोरस का। फास्फोरस का कितना होता है 15। अब जोड़ लीजिए 15 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया कि नहीं, कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p यहाँ पे 3, यानी अंतिम कक्ष में प्यारे बच्चों पी ऑर्बिटल में 3 को इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे कितना भी बड़ा। अब 33 आर्सेनिक का निकाला जाए तो आर्सेनिक का 33 होता है। अब 33 का कैसे निकालेंगे, चलिए भरा जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2, यहाँ पे 2s2 2p6, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p6 यहाँ पे। अब उसके बाद से क्या होगा 4s, यहाँ पे 3d10 पहले भर देते हैं। 3d यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया, उसके बाद से 4s2 हो गया, अब 4p कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हमारे टोटल हो जाएंगे कितना 33, क्योंकि इसी प्रकार से भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 4 को 6 को 10 को 10 को 2 को 12 को 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 3 33। तो ये हमने क्या भर दिया प्यारे बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा 1s2 2s2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 51 का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। 51 के लास्ट में क्या आएगा आप लोग याद रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए। पहले बताइए ये समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, उम्मीद है कि आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। नाइट्रोजन का होता है 7,
फास्फोरस का होता है 15, है ना, और प्यारे बच्चों आर्सेनिक का होता है 33, ये भी निकाल दिए। उसके बाद से अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों एंटीमनी, प्यारे बच्चों एसबी जो एंटीमनी है 51 होता है, उसका भी बोलिएगा तो निकाल देंगे। उसके बाद से प्यारे बच्चों 83 है बिसिम्त का, इसका भी निकल जाएगा। कैसे निकला, तो 1s2 2s2 2p3, यानी ये 7 को हो गया। अब देखिए 15 का निकालना है, 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे देखिए 2p6 3s2 और 3p3, ये जोड़िए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15, 15 को हो गया। अब देखिए 33 को वाला लिखना है, तो 1s2 2s2 2p6 10 को, यहाँ 10 2 12 12 को 6 को 18 18 को 10 को 28 को 28 को 2 को कितना 30 को, 30 को 3 को 33 को, तो ये हमारा निकल गया। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि आप 51 का भी निकाल सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 3d10 4s2 4p6, उसके बाद से क्या होगा प्यारे बच्चों 4d10 हो जाएगा, फिर 5s2, इसके अंतिम कोर्स कक्षा में क्या आएगा 5s आएगा, 5s2 आएगा और 5p3 आएगा। फिर इसके 83 वाला का निकाला जाए बिसिम्त के, तो इसके अंतिम में क्या आएगा, अंतिम में आएगा 6s2 और 6p3 इसके अंतिम कक्ष में। यानी आपको देख रहे होंगे कि जो p ब्लॉक के एलिमेंट है इसमें प्यारे बच्चों NH2 तो है, लेकिन यहाँ पे NP3 आ रहा है सबके अंत में, NP3 आ रहा है सब में। देखिएगा यहाँ पे क्या है NP3 NP3 NP3, यानी प्यारे बच्चों सब में क्या है, सब में 3 है, यानी ये प्यारे बच्चों कौन सा आवर्त होगा 13 वाला आवर्त होगा। जैसे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे आपको एक बात बताएं कि अगर आप इसका निकालिएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम का भी प्यारे बच्चों, यहाँ पे गैलियम का, इंडियम का, टाइटेनियम का, तो इसका निकालेगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम में प्यारे बच्चों NP1 ही आएगा, NP1 ही आएगा, ये आप लोग इतना याद रखिएगा। इसका निकालिएगा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का प्यारे बच्चों जैसे होता है 13, एल्युमिनियम का क्या होता है 13 होता है। अब निकालिए 13 का निकालिए प्यारे बच्चों, आप भी कोशिश कीजिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कैसे, 1s2 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p6 यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा 2p6। अब जोड़िएगा वो 10 को हो गया, 13 को करना है। और उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे 2p6 3s2 होता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p1 होगा। देखिएगा तब ये क्या होगा 13 होगा। जैसे देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 1 13, यानी जितना भी निकलेगा ना इसमें p में क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये वर्ग 13 है। वर्ग 13 में क्या होता है NH2 होता है, लेकिन NP1 होता है किस में, तो ये 13 में होता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हम आपको बोले, उसी प्रकार बोले प्यारे बच्चों कि आप प्यारे बच्चों सिलिकॉन का निकालिए, तो सिलिकॉन में निकालिएगा तो NH2 होगा, लेकिन NP2 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों आपके लिए एक HW है, कॉपी में बनाइएगा। आप किसका निकालिएगा, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, यहाँ पे क्लोरीन का, आप इसका बनाइएगा। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर यहाँ पे और क्लोरीन, इसका आप लोग प्यारे बच्चों क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के और प्यारे बच्चों आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है। खास करके मेरे जितने भी सारे बच्चे हैं, गांव के भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमारे होते हैं गांव के क्लास करते हैं, तो यहाँ पे हम सभी बच्चों से जानना चाहते हैं कि ये क्या आप निकाल के भेज सकते हैं मेरे पास, तो आप फटाफट से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भेजिए, ठीक है। सभी बच्चे भेजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा p ब्लॉक जो है एकदम बारीकी से समझा चुके हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कितना आसान है, ये सब है। तो ये बताइए आपको इतना समझ में आ गया ना बाबू, सही से बताइए, इतना चिल्ला रहे हैं, इतना अच्छे से समझा रहे हैं, आपको आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। आयनिक त्रिज्या, है ना प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए आयनिक त्रिज्या क्या होता है, आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस, तो आपको बताना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आयनन त्रिज्या का आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए वर्ग 15 के तत्व की तुलना में वर्ग 14 के जो तत्व है उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे बोला जाता है कि आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, तो परमाणु में क्या प्यारे बच्चों वर्ग 14 से आप यहाँ पे जा रहे हैं, वर्ग 15 में जा रहे हैं ना, बढ़ रहा है ऐसे। लेकिन आयनिक त्रिज्या की बात करें तो वर्ग 14 का आयनिक त्रिज्या क्या होगा, 15 से बड़ा होगा, जबकि जो 15 होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, 15 जो होगा, 15 का जो आयनिक त्रिज्या होगा वो क्या होगा 16 से बड़ा होगा। और जो 16 होगा ना, 16 का बड़ा होगा किससे, 17 से। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है, इसी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पूरा अच्छी तरीके से समझिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ जाने पर परमाणु का
क्या होता है प्यारे बच्चों, आयनिक जो त्रिज्या होती है ना आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। इसीलिए वर्ग 15 के तत्व की तुलना में जो 14 के आयनिक होंगे ना त्रिज्या, वो क्या होगी, अधिक होगी। ये क्वेश्चन आता है, अभी आपको जब सब्जेक्टिव कराएंगे तब आपका आंख खुलेगा। तो ये आयनिक त्रिज्या आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत ऋणात्मकता की बात किया जाए कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन सा है बाबू, ये क्वेश्चन आता है और उसमें रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसमें आप क्या देते हैं कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो आप बोलते हैं सर जी फ्लोरीन गैस जो है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। क्यों बोलते हैं ये आपको पता चलेगा। तो आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आ जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान घटता है, यानी जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। जैसे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे समझाया, हमने यहाँ बताया कि जो सबसे आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर आने पे क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक घटेगा। यानी पूछेगा आपसे कि सबसे ज्यादा, ये ऑप्शन दे देगा 4, यहाँ पे ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, है ना। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा, तो आप क्या मानेंगे, सबसे ज्यादा कौन, ब्रोन। क्योंकि क्या है, सबसे ज्यादा ब्रोन, क्योंकि ये क्या है प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर है और इसमें विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ देगा इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका पूछ दिया जाए तो प्यारे बच्चों इसकी बात किया जाए तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, विद्युत ऋणात्मक इसमें सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो जो सबसे ऊपर होगा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, यानी जो फ्लोरीन होगा हमारा क्या होगा, जो फ्लोरीन होगा वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, है ना। जैसे प्यारे बच्चों इसको याद करने का एक तरीका भी है बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको याद करने का एक बहुत ही मस्त तरीका है, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे देखिए नाना, पापा, आशा, सब बीमार, ये तो 15 के तत्व पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए वर्ग 16 के तत्व, ऑक्सीजन, सल्फर से, यहाँ पे देखिए सिलिकॉन, यहाँ पे यहाँ पे देखिए टेलेरियम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलिनियम, है ना। तो यहाँ पे ये भी आप लोग याद कर सकते हैं और यहाँ पे इसको भी ट्रिक लगा सकते हैं कि फिर कल बाहर आई एंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, यानी फिर कल बाहर आई एंटी। और प्यारे बच्चों वर्ग 16 को भी आप बना सकते हैं, इसका भी ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे बताइए, बहुत बढ़िया बाबू, इसका हो जाएगा। एक ट्रिक है, देखिए ओ से ओल्ड स्टाइल से पीटो, ऐसे भी हो जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे भी बन जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। तो बहुत सारा है, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, हम जो पढ़ रहे हैं ना आज उस पर क्लियर ध्यान लगाइए, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको विद्युत ऋणात्मकता भी पता चल गया, ठीक है बाबू, आपको क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मकता भी पता चल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भौतिक गुण इसके क्या क्या है। यहाँ पे भौतिक गुण अगर आपसे पूछेगा पी ब्लॉक के, तो आपको लिखना है कि वर्ग 15 के सभी तत्व, यहाँ पे क्या होता है, बहुपरमाणु होते हैं। नाइट्रोजन एक गैस होती है, जबकि फास्फोरस वाष्पशील ठोस होती है, जिसका प्यारे बच्चों हम लोग खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि बताएं। तथा शेष तत्व ठोस विषिम्त धातु होती है, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो विषिम्त है वो धातु है, बाकी जो आर्सेनिक है और एंटीमोनी है वो क्या है, उपधातु है। तो ये इसके भौतिक गुण है, जो कि हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में 78% लगभग ये पाई जाती है। और प्यारे बच्चों वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ये गैस होती है, ये हल्की गैसें होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये प्यारे बच्चों ये ऐसा नहीं है कि हानिकारक गैस होती है, आप इसको खास मतलब सूंघ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात की जाए तत्वों को मुख्य, यहाँ देखिए संयोजकता 3 और 5 होता है। इन तत्वों की मुख्य संयोजकता जो होती है ना 3 और 5 होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि रासायनिक गुण इसका क्या है ना, रासायनिक गुण की बात करें और ये सारा ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में आता है, तो क्लियर रखिएगा एकदम दिमाग को कि रासायनिक गुण की बात किया जाए तो यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्सीकरण अवस्था की बात किया जाए, ऑक्सीकरण अवस्था कि इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -3 +3 और एगो 5 होता है, +5। ये आपको याद रखना है कि पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -3 +3 और +5 के बीच होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन को छोड़ के
वर्ग के अन्य सभी तत्वों के संयोजन कक्षा में डी कक्ष होता है, नाइट्रोजन को छोड़ के। यानी नाइट्रोजन का कितना होता है प्यारे बच्चों, 7 होता है। जब नाइट्रोजन का 7 होता है तो हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, प्यारे बच्चों क्या होगा 3 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा डी कक्ष नहीं आ रहा है, p तक ही सीमित है। जबकि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने जो निकाला है, इसमें हमने निकाला है, देखिए इसमें जो हमने निकाला है, याद रखिएगा, इसमें जो निकाला है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन में तो नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कीजिए, यहाँ से 15 है तो नाइट्रोजन में नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, चलिए ये वाला देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में तो नहीं है, नाइट्रोजन में डी कक्ष नहीं है, है ना प्यारे बच्चों। बाकी में प्यारे बच्चों यहाँ पे इसमें भी डी कक्ष है, इसमें भी डी कक्ष है ना। तो ये आपको याद रखना है। फास्फोरस में भी डी कक्ष नहीं है जी, फास्फोरस में भी डी कक्ष नहीं होता है। चले चले इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे देखिए कि हाइड्रोजन की यहाँ पे प्रकृति की बात किया जाए, है ना, हाइड्रोजन की प्रकृति की बात किया जाए तो वर्ग 15 के सभी तत्व हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे NH3, यानी प्यारे बच्चों नाइट्रोजन क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा, फास्फोरस बना देगा, NH3 PH3 S, यहाँ पे क्या हो जाएगा AS, यहाँ पे S3 हो जाएगा, SbS3 हो जाएगा, BiS3 हो जाएगा, है ना। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस, यहाँ पे आर्सेनिक, और Sb जो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों एंटीमनी होता है, और बिसिम्थ जो होता है हमारा यहाँ पे जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ये हमारा एक धातु होता है, वो भी क्या करता है H3 बनाता है। हाइड्रोजन के अस्थाई प्यारे बच्चों NH3 से BHI का घटता है। यानी प्यारे बच्चों अमोनिया का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और BH3 का कम होगा। यानी क्या करना है, नाना प्यारे बच्चों पापा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि आशा, यहाँ पे सब बीमार, ऐसे होगा तो क्या होगा NH3 क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, तो PH3 से, है ना। अब PH3 बड़ा होगा किससे, तो ASH3 से। अब ASH3 बड़ा होगा किससे, तो SbH3 से, है ना। तो ऐसे ही तो लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ था 2024 में, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था। तो बच्चे हमारे सारे जितने भी पढ़ाए हुए थे सभी बच्चे ये टिक करके आए थे। तो आप भी अगर एग्जाम में आएगा तो ये टिक कर दीजिएगा कि NH3 का बड़ा होगा किससे, PH3 से, और PH3 का बड़ा होगा किससे, मतलब आर्सेनिक से, और आर्सेनिक का बड़ा होगा Sb से, एंटीमनी से, और एंटीमनी का बड़ा होगा बिसिम्थ से। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार बता दीजिए, अभी बहुत क्लास बाकी है और ये P ब्लॉक के एलिमेंट है जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, जितने भी सारे क्यूट स्टूडेंट हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को तुरंत शेयर मारिए, जितने भी सारे बच्चे हैं। गर्मी बाबू बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ाई अब रोकेंगे नहीं, ठीक है। हम भी बहुत गैप दे दिए हैं। अब देखिए अगला है नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन की बात किया जाए कि नाइट्रोजन क्या होता है, इसको N2 लिखते हैं हम लोग, है ना। नाइट्रोजन को हम लोग N2 लिखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए कि नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन वर्ग 15 का प्रथम तत्व है। नाइट्रोजन वर्ग तत्व 15 का, वर्ग 15 का पहला क्या है, नाइट्रोजन, नानी नाना पापा आशा सब बीमार, यही ना है। तो प्यारे बच्चों पहला तत्व जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन समान ताप पर एक गैस होती है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व ठोस हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमारा फास्फोरस भी है ना। फास्फोरस आप लोग देखे होंगे जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे Sb जो हो गया प्यारे बच्चों, एस जो हमारा हो गया, ये क्या होता है, उपधातु होता है। Sb जो हमारा होता है एंटीमनी, ये भी उपधातु होता है। बिसिम्थ जो हमारा होता है ये धातु होता है। यानी यहाँ पे N नाइट्रोजन को छोड़ के सब क्या है, ये एक गैस है, बाकी सब क्या है, धातुएं हैं, उपधातुएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सभी क्या है, ठोस है। यह एक यहाँ पे तात्विक अवस्था में द्विपरमाणु के रूप में प्राप्त होता है। तात्विक अवस्था में क्या होता है, ये द्विपरमाणु के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसे यहाँ देखें डाई नाइट्रोजन कहते हैं। यहाँ पे ये तात्विक अवस्था में द्विपरमाणु के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए नाइट्रोजन को यहाँ पे N2 लिखा जाता है। N2 से इसलिए यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है प्यारे बच्चों, धात्विक अवस्था में पाया जाता है ना, द्विपरमाणिक होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चों एक जो क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में बार बार आता है इससे क्वेश्चन, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में बैठा लेना है, दिल में बैठा लेना है
कि नाइट्रोजन बनाने की प्यारे बच्चों प्रयोगशाला विधि क्या है। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है प्यारे बच्चों। पी ब्लॉक के तत्व आप कहीं भी पढ़ लीजिए, अब हमसे भी पढ़ लीजिए। अगर हमसे अच्छा कोई अगर आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा देता है तो आप बोलिएगा, क्योंकि हम भी एक आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके लेवल से जा रहे हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे समझा रहे हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपर ऊपर मार के चले जाते हैं, वो किसी काम का नहीं होगा। ये जो होगा ये आपके काम का लायक पढ़ाई है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बनाने की जो विधि होती है वो क्या होती है। सबसे पहले प्यारे बच्चों रुक जाइए, थोड़ा सा मुंह हाथ पोंछ लें। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये बहुत बाबू गर्मी इतना ज़्यादा है कि एकदम बोला भी नहीं जा रहा है, मुंह में एकदम पसीना घुस जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि नाइट्रोजन बनाने की विधि क्या है, नाइट्रोजन कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन बनाने की विधि क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो नाइट्रोजन बनाने की विधि के लिए सबसे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों की, सोडियम नाइट्रेट को NaNO2, यहाँ पे क्या है NaNO2 है, ये क्या है सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट को प्यार बच्चों अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड क्या होता है NH4Cl, ये क्या है अमोनिया क्लोराइड है। तो याद रखना है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, यहाँ आप देखिए सोडियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड के साथ मिला के प्यार बच्चों क्या किया जाता है कि एक प्यार बच्चों गोल पेंदी का फ्लक्स ले लिया जाता है और उसको प्यारे बच्चों बर्नर की सहायता से यहाँ पे किसके, तो यहाँ पे लोहे के जाली पे, यहाँ पे क्या लोहा का जाली है, यहाँ पे याद रखिएगा क्या है, यहाँ पे ये लिखना पड़ता है बाबू, हम लिख नहीं रहे हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा कि जब हम सोडियम नाइट्रेट और यहाँ पे देखिए अमोनिया क्लोराइड को, जब हम सोडियम नाइट्रेट और अमोनिया क्लोराइड को प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि गोल पेंदी का फ्लक्स लेके और प्यारे बच्चों यहाँ पे बर्नर की सहायता से ये लोहे की करड पे रख के जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें से जो निकलने वाली जो प्यारे बच्चों वाष्प होती है वो नली के द्वारा कहाँ जाती है, ये गैस जार में जाती है। और गैस जार में पहले से ही क्या रहता है प्यारे बच्चों, पानी भरा रहता है। गैस जार में क्या रहता है, पहले से पानी भरा रहता है। तो इस गैस जार में क्या उठने लगता है, बुलबुला उठने लगता है, क्या बुलबुला उठने लगता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये नाइट्रोजन गैस बनके हमारा तैयार हो गया। तो सिर्फ इतना ही लिखना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा लिखना है कि जब हम अमोनिया नाइट्रेट को, और रिएक्शन देना है, रिएक्शन देना पड़ेगा बाबा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, समझिए कि जब हम अमोनिया नाइट्रेट को जब हम यहाँ देखिए सोडियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड के साथ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक गोल पेंदी का फ्लक्स लेके और बर्नर की सहायता से प्यारे बच्चों लोहे की करोड़ पे रख कर जब गर्म करेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें से निकलने वाली जो वाष्प होगी ना, जो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन गैस होगी, नली की सहायता से गैस जार में जाएगी। और प्यारे बच्चों गैस जार में पहले से पानी भरा रहता है तो इसमें क्या होने लगता है, बुलबुला उठने लगता है। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ नाइट्रोजन गैस बनके हमारा तैयार हो गया। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे रिएक्शन लिखने की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे लिखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन एक समझिएगा, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं क्या, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट NaNO2 को किसके साथ प्यारे बच्चों गर्म किया जा रहा है, अमोनिया क्लोराइड NH क्लोराइड है ना, NHCl के साथ है ना, NH4Cl है ना, NH4Cl के साथ हम गर्म कर रहे हैं अमोनिया क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, NH4Cl के साथ जब हम गर्म कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, NaCl बना देगा। प्लस में क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, हमारा बनाएगा क्या, अमोनिया, यहाँ पे नाइट्रेट इधर बना देगा। ये बचा अमोनिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या NH4 और यहाँ पे क्या बचा, नाइट्रेट बचा तो HNO, यहाँ पे क्यों गलती हो जा रहा है, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे NO2 बना, यहाँ पे हम लिख देंगे NO2। प्यारे बच्चों ये हमारा रिएक्शन बना, समझिएगा प्यारे बच्चों। जब हम सोडियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड, ये रिएक्शन तो आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा कि जब हम सोडियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड के साथ क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गर्म करते हैं तो हमारा क्या करते हैं, ये जो सोडियम है ना क्लोराइड से अभिक्रिया करके NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देता है। लेकिन ये प्यारे बच्चों अमोनिया क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, नाइट्रेट से अभिक्रिया करके HNO2 का निर्माण कर देता है, यानी अमोनिया नाइट्रेट का निर्माण करता है। अब ये रिएक्शन तैयार नहीं हुआ है,
है। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा अब क्या होता है, अब जो होता है यहाँ पे समझिएगा, अब जो होगा कि जब ये यहाँ पे NH4 यहाँ पे प्यारे बच्चों याद रखिएगा अमोनिया जो नाइट्रेट होगा, अब ये टूटेगा तो क्या होगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों N2 बन जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारा क्या निकल गया, तो हमारा निकल गया क्या, आपको याद रखना है क्या कि ये हमारा अमोनिया मतलब नाइट्रोजन गैस, इसमें से क्या होता है N2 हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों बाहर निकल जाता है। समझ में आया, N2 हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों बाहर निकल जाता है, N2 हमारा क्या होता है बाहर निकल जाता है, और प्यारे बच्चों बच क्या जाता है 2H2O, है ना, तो ये हमारा बच जाता है। तो ऐसे हमारा क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हमारा रेडी हो गया। यही होता है प्रयोगशाला विधि। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझाते हैं कि जब हम यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड के साथ मिलाकर एक गोल पेंदी का फ्लक्स लेके बर्नर की सहायता से लोहे की रॉड पे रख के जब हम इसको गर्म करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें से जो निकलने वाला प्यारे बच्चों जो भी वाष्प होता है कहाँ जाता है, गैस जार में जाता है, जो कि गैस जार में क्या होता है पहले से ही पानी भरा होता है। तो इसमें क्या होता है बुलबुला के रूप में क्या होता है जाते रहता है, और जो बुलबुला में से यहाँ पे वाष्प निकलता है वो क्या निकलता है, हमारा नाइट्रोजन गैस निकलता है। तो उसी प्रकार अभिक्रिया कैसे करना है कि जब हम सोडियम नाइट्रेट को प्यारे बच्चों किसके साथ, तो NH4Cl के साथ यानी अमोनिया क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो Na है ना, ये सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना दिया, और प्यारे बच्चों ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया प्यारे बच्चों की नाइट्रेट से अभिक्रिया करके अमोनिया नाइट्रेट का निर्माण कर दिया। जब ये अमोनिया नाइट्रेट को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है, N2 हमारा यानी नाइट्रोजन गैस क्या हो गया, यहाँ से N2 बाहर निकल गया और बचा क्या 2H2O, यानी ये जो जल है ये हमारा बच गया, यहाँ पे यही ना हुआ। तो इसी प्रकार इसको रिएक्शन की सहायता से लिखा जाता है। तो क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों आपको बताना कि पी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ के आपको कैसा लग रहा है। अब पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के भौतिक गुण क्या है। ये प्यारे बच्चों ओनली अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे आवर्त 15, समझ लीजिए कितना बड़ा चैप्टर है, कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये ओनली आवर्त 15 हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो समझिए अभी आप लोग देखिए नाइट्रोजन के भौतिक गुण, अगर आपसे पूछे कि नाइट्रोजन के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, तो प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, समझिएगा कि नाइट्रोजन रंगहीन होता है। नाइट्रोजन रंगहीन होता है पहला। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, इसकी गंध ही नहीं होती है, स्वाद ही नहीं हो सकती है, ये हानिकारक नहीं हो सकता है, ये हल्की गैस होती है, सब भौतिक गुण है, ठीक है। यह विषैली नहीं होती है, ये भी लिख सकते हैं। यह जल में क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्प विलय होता है, जल में बहुत कम घुलता है, ये जल में बहुत कम घुलता है, ये भी आपको याद रखना है। नाइट्रोजन वायु से क्या होता है, हल्का होता है। तो ये क्या होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण जो होते हैं वो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, लिख देना है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए यहाँ पे कि नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, यानी नाइट्रोजन का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे। देखिए नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया नाइट्रेट तथा कैल्शियम यहाँ दिए साइनेमाइड आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि अक्रिय यहाँ देखिए वातावरण उत्पन्न करने में नाइट्रोजन प्यारे बच्चों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन ले लिए, अब उसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों की पानी डाल देते हैं तो पूरा जैसे लगता है ना धुआं बन गया। बादल फिल्मों में देखिए ना, बादल कैसे बनाया जाता है, फिल्मों में बादल कुछ इसी प्रकार बनाए जाते हैं बाबू। फिल्मों में बादल जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक धुआं वाला बिस्कुट चलता होगा, धुआं वाला पान चलता होगा। जैसे बच्चे हैं क्या करेंगे कि बिस्किट मेला में जाएंगे, बिस्किट खिला देगा, मार मुंह से धुआं निकाल रहे हैं, क्या करता है वो बिस्कुट को क्या करता है नाइट्रोजन में डुबा देता है और प्यारे बच्चों को धा के खिला देगा। अब मुंह में जाएगा, उसके बाद से नाइट्रोजन गैस पूरा निकलने लगेगा, वो सब सोचता है कि हम तो बड़का हीरो हो गए। तो यहाँ आप देखिए मान लीजिए कि ये ज़मीन पे आपको बादल बनाना है ना, या प्यारे बच्चों फिल्म दुनिया में नाइट्रोजन मतलब जैसे बादल बनाना है तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन में पानी मिला दीजिए, पूरा एकदम लगेगा कि बादल बन गया नीचे नीचे, ठीक है। तो यही सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए ड्राउ नाइट्रोजन जैविक पदार्थ द्वारा खाद्य सामग्री के लिए यहाँ देखिए प्रतिशत के रूप में प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है, या उर्वरक बनाने में प्रयोग होता है नाइट्रोजन का, या औषधि तथा विस्फोटक के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये था प्यारे बच्चों नाइट्रोजन का प्रयोग, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब बढ़िए कि फास्फोरस के ऑक्सिक अम्ल क्या है। ये बाबू फटाफट से देख लेते हैं हम लोग कि फास्फोरस के यहाँ पे देखिए ऑक्सो अम्ल क्या है। तो फास्फोरस के अनेक प्रकार के यहाँ पे देखिए ऑक्सो अम्ल होते हैं, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि हाइपो यहाँ देखिए फास्फोरक अम्ल, हाइपोफास्फोरक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3PO2। ये क्या होता है, एकल भास्मिक,
H3PO2 एकल भास्मिक। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे H3 यानी P एगो रहेगा, H कितना है तो H को रहेगा 3 गो, तो यहाँ पे H क्या हो गया 3 गो हो गया, और O कितना है 2 गो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में O रहता है और एगो O बचता है ना, तो ये O क्या होता है H के सामने आ जाता है। यानी देख सकते हैं यहाँ पे क्या है H3PO, यहाँ पे क्या है 2 है, H3PO2 क्या है, किसको क्या बोला जाता है हाइपोफास्फोरस अम्ल, यानी ये एकल भास्मिक अम्ल होता है। अब P है और H कितना है 3 गो है, तो 1 2 3 गो कर दिए हाइड्रोजन, और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को गो है 2 गो है, तो ये डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया और एक ऑक्सीजन कहाँ चला आता है, ये यहाँ मतलब इस हाइड्रोजन के पास चला आता है। तो ये हमारा क्या होता है एकल भास्मिक, यहाँ पे क्या एकल भास्मिक। अगर एक ऑक्सीजन यहाँ पे और आ गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए H3 और यहाँ पे PO3 लिख दे जो कि द्विभास्मिक अम्ल होता है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो 3 गो ऑक्सीजन ना, एक ऑक्सीजन बचेगा ना, तो ये ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा द्विभास्मिक अम्ल कहलाएगा। तो हम अगर आपसे पूछे कि H3 और PO4 कौन सा अम्ल होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसको तोड़ेंगे पहले। सबसे पहले P है तो P और डबल बॉन्ड में एगो O लगा दीजिएगा, हाइड्रोजन को है 3 गो है, तो ऐसे 3 गो हम क्या करेंगे दे देंगे। अब प्यारे बच्चे एक ऑक्सीजन लिख दिए, बाकी 3 गो लिखना है, पहले से हाइड्रोजन यहाँ पे 3 गो है तो लिख देंगे। अब क्या है प्यारे बच्चों एक तो ऑक्सीजन लिख दिए, लेकिन ऑक्सीजन को गो है 4 गो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एगो यहाँ पे देंगे तो हो जाएगा 2 गो 3 गो और ये 4 गो, तो ये कौन भास्मिक हुआ, ये त्रिभास्मिक हुआ। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों एग्जाम में बनाया जाता है, समझे। अब देखिए अगला है कि ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल क्या है। ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल प्यारे बच्चों, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO3 जो कि एक द्विभास्मिक अम्ल होती है। अब प्यारे बच्चों यह एक क्रिस्टलीय ठोस है एवं जल में ये क्या होता है घुल जाता है, जल में घुलनशील गैस है ना, कौन सा तो ऑर्थोफास्फोरिक। तो देखिए अब यहाँ पे ऑर्थोफास्फोरिक का होता है H3PO प्यारे बच्चों क्या होता है 3 होता है, तो P क्या है एगो है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 3 गो है तो 3 गो लगा दीजिए, ऑक्सीजन का गो है 3 गो, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ तो है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे और 2 गो लगाना पड़ेगा ना, तो ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन के पास चलाएगा, तो ये को भास्मिक हुआ तो द्विभास्मिक हुआ। तो ये कितने भास्मिक होते हैं द्विभास्मिक होते हैं। अब चलिए अगला कि ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल क्या है। तो ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H3PO4 होता है। क्या होता है H3PO4 होता है ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का। तो इसमें क्या होगा P एगो है, ऑक्सीजन को है, प्यारे बच्चों हाइड्रोजन 3 गो होता है, तो ऐसे हाइड्रोजन आप लोग 3 गो दे दीजिएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एक ऊपर रहता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है हाइड्रोजन हमारा उपस्थित रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब ऑक्सीजन 4 गो है, लेकिन इसमें लिखा क्या गया एक एक गो, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये कौन सा अम्ल होगा तो त्रिभास्मिक होगा, 1 2 3, यानी ये त्रिभास्मिक अम्ल बनाएगा। तो H3PO4 एक त्रिभास्मिक अम्ल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ देखिए ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल की रचना निम्नलिखित प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों इतना आप वर्ग 15 में आप समझ पाए। 15 में ही हम लोग को फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फास्फोरस क्या होता है, श्वेत फास्फोरस क्या होगा, लाल फास्फोरस क्या होता है। लाल फास्फोरस आप लोग देखे होंगे माचिस की तिल्ली, माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सफेद फास्फोरस क्या होता है, सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है। ये प्यारे बच्चों ये सब क्या होता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग क्या कि फास्फोरस, ठीक है। अभी उसमें का थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों फास्फोरस। चलिए क्या करना है, अभी फास्फोरस के बारे में पढ़ना है हम लोग को, क्या फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। चलिए फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, इसको थोड़ा सा मिटा दें। चलिए हम लोग को क्या करना है बाबू, फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए फास्फोरस क्या होता है, वर्ग 15 में नाइट्रोजन के नीचे वाला तत्व तो फास्फोरस है, यानी वर्ग 15 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों फास्फोरस ही आता है, यानी वर्ग 15 में नाइट्रोजन के नीचे वाला तत्व तो फास्फोरस है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 15 होता है, और 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और क्या हो जाएगा 3p3 ही होगा, क्योंकि वर्ग 15 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सब में क्या होता है, चाहे प्यारे बच्चों वो क्या हो आपका नाइट्रोजन हो, चाहे प्यारे बच्चों आपका क्या हो फास्फोरस हो, जितने भी चीज होते हैं, चाहे एंटीमनी हो, चाहे प्यारे बच्चों कुछ भी हो, आपके जितने भी आते हैं उनके अंतिम कक्षा में क्या आता है NH2 आता है, और प्यारे बच्चों NP इसमें 3 आता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना है। चलिए तो यहाँ पे इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, परमाणु भार
30.9 यहाँ पे 97 होता है। और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता ही है, आप निकाल सकते हैं खूब बढ़िया से। इसमें यहाँ आप देखिए अंतिम पी कक्ष में प्रवेश करता है। अंतिम पी कक्ष में क्या होता है, इसका प्रवेश होता है, पी ब्लॉक का तत्व होता है। अगर पी में प्रवेश किया तो पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि फास्फोरस की क्रियाशीलता काफी अधिक होती है। नाइट्रोजन की अपेक्षा जो फास्फोरस होता है ना, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, काफी क्रियाशील होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फास्फोरस के बारे में इतना आप लोग याद रखिएगा कि इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। परमाणु भरमार भाग, यहाँ पे परमाणु भरमार कितना होता है, 30.97 होता है, ऐसे समथिंग कुछ होता है, आपको ध्यान में रखना है। और प्यारे बच्चों फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 15। अब जब ये 15 होता है किसका, फास्फोरस का, तो आप प्यारे बच्चों इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2p6 कितना हो गया, 2 2 4 2 10। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा और 3p यहाँ पे याद रखिएगा, 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा। देखिए तो ये जो हमारा निकला प्यारे बच्चों, इसके अंतिम में क्या आया, NH2 और NP3 और NP3 आया। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 आया। यानी इसका आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो इतना आप लोग फास्फोरस के बारे में जान गए, काफ़ी है। चलिए अगला देख लीजिए कि फास्फोरस के आरूप, यानी कहने का मतलब फास्फोरस के कितने रूप होते हैं। तो फास्फोरस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है श्वेत फास्फोरस, दूसरा होता है प्यारे बच्चों आपको याद रखना है क्या, लाल फास्फोरस, ठीक है। और तीसरा होता है काला फास्फोरस। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं। तो आप इतना क्लियर रखिएगा कि फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। पहला होता है श्वेत फास्फोरस, जिसको द्रव्य में रखा जाता है। दूसरा होता है लाल फास्फोरस, जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं प्यारे बच्चों, तो माचिस की तिल्ली बनाने में करते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों इसकी बात किया जाए श्वेत फास्फोरस का, तो हम लोग बम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं एक एक करके कि सफेद फास्फोरस क्या है। तो यह अल्प पारदर्शी मोम की तरह एक मुलायम ठोस होता है। सबसे पहले कि ये एक अल्प पारदर्शी क्या होता है, मतलब हल्का फुल्का दिखने वाला आर पार प्रकार का एक मुलायम मोमबत्ती की तरह ये ठोस होता है, ठीक है। याद रखना है क्या होता है, ये ठोस होता है। यह जल में अविलय, परंतु कार्बन यहाँ पर देखिए डाइसल्फाइड में क्या होता है, विलय होता है। अगर आपसे पूछेगा कि जो श्वेत फास्फोरस है वो जल में विलय है, तो आप क्या बोलेंगे कि श्वेत फास्फोरस जल में विलय नहीं है। क्या बोलेंगे कि जो श्वेत फास्फोरस है वो जल में विलय नहीं है, जबकि ये किस में विलय होता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है, उसी में वो घुल जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलय होता है, कौन, तो श्वेत फास्फोरस, ठीक है। अब देखिए अगला है कि ये अंधेरे में दीप्त होता है। क्या करता है, अंधेरे में हल्का फुल्का मतलब चमकता रहता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में हल्का फुल्का चमकता रहेगा। एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये क्या होता है, अंधेरे में चमकता रहता है। सफेद फास्फोरस अक्रिय वायुमंडल में प्यारे बच्चों उबलते NaOH विलयन में विलीन होकर फास्फीन PH3 देता है। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसका मेन टॉपिक याद रखिएगा कि ये प्यारे बच्चों अल्प पारदर्शी मोम की तरह एक मुलायम ठोस होता है। एक मुलायम क्या होता है प्यारे बच्चों, ये ठोस होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जल में अविलय है, यानी सफेद फास्फोरस जल में विलय नहीं होता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। जबकि ये किस में विलय होता है, तो कार्बन प्यारे बच्चों किस में, डाइसल्फाइड में ये विलय यानी घुलनशील होता है, घुल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको इतना ध्यान में रखना है। ये अंधेरे में हल्का फुल्का चमकता है, कौन, सफेद फास्फोरस। इतना ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सफेद फास्फोरस का जो गुण है वो आपको याद रखना है कि सफेद फास्फोरस विषैला होता है। पहली बात कि जो सफेद फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है, ये क्या होता है, विषैला प्रजाति का होता है। तो ये आपको याद रखना है कि यह जल में क्या होता है, अविलय होता है, परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में ये घुलनशील होता है। ये भी आपको याद रखना है। सफेद फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील होता है ना, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। सफेद फास्फोरस जो होता है बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। यह वायु में तेजी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। ये वायु में क्या होता है, फट से आग पकड़ लेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। H4 और जब आग पकड़ेगा तो P4H10 वो देता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे जल में एकत्रित किया जा सकता है। किसको जल में एकत्रित किया जा सकता है प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि किसे जल में एकत्रित किया जा सकता है, तो व्हाइट फास्फोरस को जल में एकत्रित किया जा सकता है, क्योंकि यह वायु के संपर्क में आने पर ही क्या होता है, आग पकड़ लेता है। जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा सफेद फास्फोरस आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह अंधेरे में क्या होता है, चमकता है, ये इसके गुण है। अगर आपसे पूछ देगा कि सफेद फास्फोरस के बारे में लिखे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले जितने बच्चे हैं ये सब नोट कीजिए फटाफट से, जल्दी आप लोग नोट कीजिए जितने भी सारे बच्चे हैं। चलिए अब देखिए कि लाल फास्फोरस की बात किया जाए, लाल फास्फोरस क्या होता है। लाल फास्फोरस की बात करें तो प्यारे बच्चों लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है, यानी जो सफेद फास्फोरस होता है ना हवा के संपर्क में आते ही उसमें आग पकड़ लेता है और P4H10 हमको प्राप्त कर देता है, ठीक है। और वो क्या होता है, अंधेरे में भी चमकता रहता है, ठीक है। ये सब तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। वो कि क्या होता है, जल में अविलय होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन है जो जल में अविलय है, तो सफेद फास्फोरस जल में अविलय होता है, ठीक है। जबकि कार्बन यहाँ पे किसमें विलय होता है, कार्बन यहाँ पे आपको याद रखना है किसमें विलय होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में ये क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि ये विलय होता है, इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। अब देखिए कि लाल फास्फोरस की बात करें तो लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है, यानी कम, उससे कम, बहुत कम क्रियाशील होता है, ठीक है। सफेद फास्फोरस यहाँ पे आपको याद रखना है को, जब यहाँ पे याद रखिएगा कि अक्रिय वातावरण में 300 डिग्री सेल्सियस या यहाँ पे याद रखना है कि 573 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। अगर लाल फास्फोरस आपसे पूछा जाए कि कैसे प्राप्त होता है, तो आपको लिखना है कि जब हम सफेद फास्फोरस को, क्या प्यारा बच्चों, सफेद फास्फोरस को हम यहाँ पे P दे देते हैं, ठीक है। सफेद फास्फोरस को कितना डिग्री पे गर्म किया जाता है प्यारे बच्चों, गर्म किया जाता है कितना, तो 573 केल्विन पे। जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पे हमारा लाल फास्फोरस यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि उस समय हमको क्या होता है, लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लाल फास्फोरस कैसे प्राप्त होता है, तो लाल फास्फोरस कैसे प्राप्त होगा, तो सफेद फास्फोरस को जब अक्रिय वातावरण में कितना, तो यहाँ पे याद रखने की 574 डिग्री, यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस या 574 केल्विन पे उसको गर्म किया जाता है, तो प्यारे बच्चों जो हमारे पास प्राप्त होता है तो वो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सिंपल सा एकदम बात है कि अगर आपसे पूछे कि लाल फास्फोरस के बारे में, तो लाल फास्फोरस क्या होता है, सफेद फास्फोरस से अक्रिय होता है थोड़ा सा। और आपको ध्यान में रखना है कि ये प्राप्त कैसे होता है, तो जब हम श्वेत फास्फोरस को 300 डिग्री सेल्सियस या 500 यहाँ पे 71 डिग्री या 73 डिग्री केल्विन पर प्यारे बच्चों अक्रिय वातावरण में जब इसको गर्म करते हैं, तो जो प्राप्त होता है हमको, वो क्या प्राप्त होता है, तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ आप देखिए लाल फास्फोरस के गुण, अगर आपसे पूछा जाए कि लाल फास्फोरस के गुण क्या है, तो लाल फास्फोरस के गुण क्या है कि यह लाल रंग का ठोस होता है, ठीक है। ये लाल रंग का ठोस होता है, ठीक है। यह सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है, ठीक है। लाल फास्फोरस जल और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में क्या होता है, अविलय होता है। यानी कार्बन डाइसल्फाइड में हमारा श्वेत फास्फोरस तो क्या होता था, विलय रहता था, है ना। कार्बन डाइसल्फाइड में श्वेत फास्फोरस घुलनशील है, लेकिन प्यारे बच्चों जल में घुलनशील नहीं है श्वेत फास्फोरस। लेकिन लाल फास्फोरस की बात करें तो ना तो ये जल में घुलनशील है, ना तो ये प्यारे बच्चों किस में घुलनशील है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है। ना तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में विलय है, ना ये जल में विलय है, कौन, तो लाल फास्फोरस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह अंधेरे में यहाँ पे देखिए चमक उत्पन्न नहीं करता है, जैसे व्हाइट फास्फोरस अंधेरे में चमक उत्पन्न करता था, ये अंधेरे में चमक उत्पन्न नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लोहे जैसे यहाँ आप देखिए, मतलब एकदम अंधेरा चमक होता है, लोहे जैसा, लोहा चमकता थोड़ी है, लोहे की तरह एक प्रकार का होता है, ठीक है। अब चलिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, फटाफट से आप लोग नोट कीजिए प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ आप देखिए रेड फास्फोरस, जल्दी आप लोग नोट कीजिए। चलिए अगला देख लीजिए, काला फास्फोरस की बात करें। हमने फास्फोरस 3 प्रकार का पढ़ा, सफेद फास्फोरस, अब लाल फास्फोरस। यहाँ पे अब प्यारे बच्चों क्या करना है, काला फास्फोरस। तो देखिए काला फास्फोरस हमको कैसे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कि जब लाल फास्फोरस को, ठीक है, कितना 803 केल्विन ताप पर बंद नलिका में गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है कि जब लाल फास्फोरस को, जब प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि लाल फास्फोरस को क्या किया जाता है, बंद नलिका में 803 केल्विन में गर्म किया जाता है, तो हमारा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। यहाँ से आप लोग एक बात संपर्क किए होंगे, समझे होंगे कि हमको लाल फास्फोरस कब मिला, तो लाल फास्फोरस मिला जब हम सफ़ेद फास्फोरस को 300 डिग्री सेल्सियस या 571 डिग्री केल्विन में गर्म करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे अक्रिय वातावरण में, तो हमको जो प्राप्त होता है वो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है, जो कि सफ़ेद फास्फोरस से थोड़ा कम क्रियाशील होता है, उसमें चमक नहीं पाई जाती है। और आपने ये भी साथ में पढ़ा कि वो प्यारे बच्चों सब में, कार्बन डाइसल्फाइड में भी विलय है
अविलय है और जल में भी अविलय है, ठीक है। हम लाल फास्फोरस की बात करें। अब लाल फास्फोरस से आपको अगर बताना हो कि काला फास्फोरस कैसे बनता है, तो जब लाल फास्फोरस को 800, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे केल्विन में 803 केल्विन में, 800 लगभग होता है, 803 केल्विन में जब इसको गर्म किया जाता है तो जो हमको प्राप्त होता है ना, जब हमको प्राप्त होता है वो हमारा काला फास्फोरस प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए कि काली फास्फोरस को दो रूप होती है, यानी काला फास्फोरस दो रूप में प्राप्त होता है। पहला होता है अल्फा काला फास्फोरस, दूसरा होता है बीटा काला फास्फोरस। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि पहला हो गया अल्फा काला फास्फोरस, दूसरा जो प्राप्त होता है बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। और ये क्या होता है प्यारे बच्चों की, यह जो होता है अधिक अस्थायी होता है एवं यह क्या होता है क्रियाशील बहुत एकदम कम होता है। सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, अगर पूछ देगा कि फास्फोरस में सबसे कम क्रियाशील फास्फोरस कौन सा है, तो काला फास्फोरस। क्यों, क्योंकि श्वेत फास्फोरस को जब हम गर्म करते हैं 500 प्यारे बच्चों 71 यहाँ पे केल्विन में, कौन सा अक्रिय वातावरण के साथ प्यारे बच्चों, तब हमको प्राप्त होता है लाल फास्फोरस, ठीक है, जो कि होता है सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील। जब लाल फास्फोरस को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों 803 केल्विन में गर्म करते हैं यहाँ पे बंद नलिका में, ठीक है, तब हमको जो प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना है कि तब हमको काला फास्फोरस प्राप्त होता है, जो लाल से भी क्या है कम क्रियाशील होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये दो प्रकार से हमको प्राप्त होता है, पहला जो प्राप्त होता है काला फास्फोरस प्राप्त होता है, और दूसरा प्यारे बच्चों यानी अल्फा काला फास्फोरस और दूसरा बीटा काला फास्फोरस ये प्राप्त होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप लोग क्लियर कीजिए, कितना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे कि वर्ग 16 के तत्व। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों वर्ग 16 के तत्व। देखिए वर्ग 16 के तत्व अब स्टार्ट होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्ग 16 के तत्व। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक बार आवर्त सारणी हम आपको दिखा दें कि वर्ग 16 के तत्व क्या होता है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है वर्ग 16 के तत्व हमको पढ़ना है, जिसमें क्या होता है, इसका एक ट्रिक होता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, यहाँ देखिए सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और प्यारे बच्चों क्या होता है पोलेनियम होता है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं आवर्त 16 के तत्व होते हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें प्यारे बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NH2 तो होगा, NP4 होता है, अंत में क्या होता है NP4 होता है। इतना आपको क्लियर कर लेना है कि NH2 तो होगा लेकिन ये NP4 इसमें अंत में होता है। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अब वर्ग 16 के तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। वर्ग 16 के तत्व देखिए पढ़ते हैं तो वर्ग 16 में क्या क्या है, ठीक है, कि वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार का तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे होता है, जो ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्रथम सदस्य होता है, याद रखिएगा वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों चूंकि वर्ग 16 का प्रथम सदस्य है ना, वर्ग 16 का प्रथम सदस्य क्या है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीजन का ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इस वर्ग में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों तथा पोलेनियम तत्व पाया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है प्यारे बच्चों, NH2 होता है और NP क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। वर्ग 15 में क्या था, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जब हम वर्ग 15 पढ़ रहे थे तो वर्ग 15 में क्या था, वर्ग 15 में यहाँ पे NH2 तो था, NP प्यारे बच्चों क्या था प्यारे बच्चों 3 था, हमने सब में 3 पढ़ा था, ठीक है। वर्ग 14 की बात करें, यहाँ पे वर्ग 14 की बात करें तो वर्ग 14 में प्यारे बच्चों 11th में आप लोग पढ़ा होगा, उसमें क्या होगा NH2 अभी भी निकाले हैं, NP यहाँ पे क्या होता है 2 ही होता है। वर्ग 13 की बात करें तो 13 में क्या होता है, लास्ट में NH2 होता है और NP क्या होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 होता है। लेकिन हमको 16 पढ़ना है तो 16 में क्या होगा NH2 होगा और NP प्यारे बच्चों 4 होगा। जैसे हम एक ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, यहाँ पे NH2 और प्यारे बच्चों यहाँ पे 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 8 हमको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 बनाइए इसको, 2 2 4 और 4 4 8, यानी इसके अंतिम में क्या आया प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है क्या आया NH2 आया और NP क्या आया 4 आया, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये होता है वर्ग 16। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपसे बोल देगा कि वर्ग 16 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को निकालें, ठीक है। जैसे पहले आता है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, उसके बाद से क्या आता है प्यारे बच्चों सल्फर, सल्फर का होता है 16, उसके बाद से क्या होता है सेलेनियम होता है, उसका 34 होता है, टेल्यूरियम होता है जिसका 52 होता है, और पोलेनियम होता है जिसका क्या होता है 84 होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम ऑक्सीजन का निकालते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का हमने अभी निकाला, ऑक्सीजन का हमने क्या निकाला यहाँ पे
1s2 निकाला, 2s2 निकाला और 2p यहाँ पे 4 निकाला। ठीक है, ये हो गया। अगर सल्फर का है 16 तो क्या निकालेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 हो जाएगा। तो इसका भी हमने निकाल दिया। लेकिन सब में क्या आया प्यारे बच्चों, 1s2 आया, लेकिन प्यारे बच्चों 2p क्या आया, 4 आया। यानी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सेलेनियम का कितना होता है, 34 होता है। तो 34 का चलिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, उसके बाद से 3s2 हो जाएगा, उसके बाद से 3p6 हो जाएगा, उसके बाद से 3d10 हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 4s2 होगा, और 4p यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 होगा। तो ये जो निकलेगा ये हमारा सेलेनियम का निकलेगा। जोड़िए, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 को यहाँ पे 3d10 होता है, 18 को 10 को 28 को, 28 को 2 को प्यारे बच्चों कितना, 30 को, 30 को 4 को 34 को। तो यानी जितना का भी निकालिएगा प्यारे बच्चों, सबके अंत में क्या आएगा प्यारे बच्चों, NH2 और NP4। तो आपके लिए एक HW है कि आप 52 का निकाल सकते हैं, आप लोग बता दीजिए। इसके बाद से क्या आ जाएगा, 4p यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, उसके बाद से 4f यहाँ 4d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5s यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा वैसे, है ना, यहाँ पे 5s से फिर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम निकाल दिए हैं, देख लीजिए। ये आपको समझ में आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब हर में क्या आएगा, NH2 आएगा, NP4 आएगा, NH2 आएगा, NP4, NH2 NP4, NH2 NP4, यानी सबके अंत में यही आने वाला है, यही होता है p ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं, पूरा निकाल के लिखे हुए हैं। यहाँ पे इसमें भी क्या आ गया, यहाँ पे जब इसको हम भरना स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि जब इसको हम इसे भरेंगे तो याद रखिएगा कि प्यारे बच्चों S में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने भर दिया। और P में प्यारे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो क्या होता है, इसमें 4 होता है। तो पहला भर दिए 1 2 3, और प्यारे बच्चों फिर यहाँ पे क्या हो गया, 4। सब में ऐसे ही भराएगा, इसमें सब में ऐसे ही भराते चला जाएगा। जबकि वर्ग 15 जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, NH2 था प्यारे बच्चों, और NP क्या था, 3 था। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे थे, यहाँ पे याद रखेगा। इसमें अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरना होता, देख लीजिए थोड़ा सा मिट जाता है, चलिए, अगर इसको भरना होता तो हम लोग कैसे भरते, ये S ग्रुप है तो S ग्रुप का ये दोनों फुल रहता है, और P ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम ऐसे एक में 2 आंटते हैं। तो प्यारे बच्चों भरना रहता था तो ऐसे 1 2 3। लेकिन अब प्यारे बच्चों इसमें NP4 है, तो क्या होगा, NP4 में प्यारे बच्चों इसमें का एक कोक्स भरता चला जाएगा। जैसे अगर आपको निकालना हो यहाँ पे टेल्यूरियम का, ठीक है, टेल्यूरियम का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा। देखिए टेल्यूरियम का 52 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p4 तक हमने 34 निकाला था। अब आपको क्या करना है, 4p6 कर देना है, उसके बाद से 4d10 करना है, 5s2 और 5p4 तक ये जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये निकल जाएगा 52 टेल्यूरियम का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप लोगों से एक HW हम दे रहे हैं, सभी बच्चे नोट कीजिए HW कि प्यारे बच्चों वर्ग 13 से लेके आप 16 तक सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हमारे पास भेजिएगा। वर्ग 13 से लेके वर्ग 16 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हमारे व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, सभी बच्चे भेजेंगे। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी उपलब्धता की बात करें कि वर्ग 16 की उपलब्धता क्या है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्ग 16 के सभी तत्वों में से पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसमें जितना भी तत्व है ना, यहाँ पे है ना प्यारे बच्चों, जितना भी तत्व है इसमें, जितना भी तत्व है वर्ग 16 में, यहाँ पे उसमें ऑक्सीजन जो है प्यारा बच्चों सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर इसमें से। ठीक है, यहाँ पे सल्फर संयुक्त अवस्था में विभिन्न खनिज के रूप में मिलता है, जो सल्फर इसमें पाया जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद जो सल्फर है प्यारे बच्चों, जो सल्फर पाया जाता है इसमें आपको याद रखने की खनिज के रूप में मिलता है, जिप्सम में, गैलेना में आदि में। यानी यहाँ पे जिप्सम में मिलता है और गैलेना में मिलता है। सेलेनियम तथा यहाँ देखिए टेल्यूरियम की बात करें तो सल्फाइड एस्को के साथ यहाँ पे देखिए धातु के यहाँ पे सेलेनाइडो तथा यहाँ देखिए यहाँ पे टेलुराइडो के रूप में ये क्या होता है, मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्राप्त होता है। एवं पोलेनियम प्रकृति में यहाँ देखिए थोरिनियम तथा यूरेनियम खनिजों में विघटन के रूप में ये क्या होता है, मिलता है। तो ये उसकी उपलब्धता है कि कौन कहाँ पे मिलता है। उपलब्धता का मतलब क्या हो गया कि वर्ग 16 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला वायुमंडल में क्या पाया जाता है प्यारा बच्चों, आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना,
तो लेकिन प्यारे बच्चों इस वर्ग 16 की बात हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वायुमंडल में पाए जाने वाला ऑक्सीजन होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें सल्फर कहाँ मिलेगा, तो प्यारे बच्चों विभिन्न विभिन्न खनिजों में मिलता है, जैसे जिप्सम हो गया, लेड हो गया, इन सब में क्या मिल गया, हमारा सल्फर मिल गया, ठीक है। अब देखिए अगला है कि सेलेनियम की बात करें तथा टेलुरियम की बात करें, तो सल्फाइड एस्को के धातु के जो सेलेनाइडो होता है या टेलुराइडो होता है उसमें मिलता है। सेलुराइडो और टेलुराइडो में प्यारे बच्चों क्या मिलता है, हमारा सेलेनियम टेल्यूरियम, ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है। और बात करें पोलिनियम की, तो पोलिनियम प्रकृति में थोरियम तथा यूरेनियम खनिजों में विभिन्न घटकों में ये क्या होता है प्यारे बच्चों, प्राप्त होता है। तो ये आपको पता लग गया कि कौन कहाँ कैसे प्राप्त होता है। चलिए अगली बात करें यहाँ पे कि आयनन त्रिज्या क्या है इसकी। आयनन त्रिज्या क्या होती है, एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि आयनन त्रिज्या क्या होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आयन या त्रिज्या बढ़ती है, याद रखिएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, तब आपका दिमाग खोलेगा, अभी नहीं खोलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तब दिमाग खोलेगा। कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आयन या त्रिज्या क्या होती है, वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। एवं वर्ग 15 की अपेक्षा वर्ग 16 के तत्वों में आयनन त्रिज्याएं अधिक होती हैं। वर्ग 15 में क्या होगा बाबू, एक बार हम पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं कि कम होगा, लेकिन वर्ग 16 में ज्यादा होगा, है ना। वर्ग 16 में कम होगा, फिर क्या होगा, वर्ग 17 में क्या होगा, आयनन त्रिज्या ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आयनन त्रिज्या की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होती है प्यारे बच्चों, परमाणु आयन या त्रिज्याएं बढ़ती हैं। एवं वर्ग 15 की अपेक्षा वर्ग 16 में क्या होगी, आयनिक त्रिज्या इसकी अधिक होगी। अब प्यारे बच्चों उसमें बात किया जाएगा वर्ग 17 में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्ग 17 में क्या होगा, 16 की अपेक्षा 17 में ज्यादा होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अपरूपता की बात करें प्यारे बच्चों की, अपरूपता क्या है, तो वर्ग 16 के सभी तत्व अपरूप प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपको अगर पूछेगा कि कितने के तत्व अपरूप प्रदर्शित करते हैं, या पूछ देगा कि वर्ग 16 के तत्व क्या है, तो प्यारे बच्चों एक प्रकार के अपरूपता, यहाँ पे देखिए अपरूपता क्या होते हैं, दर्शाते हैं। ऑक्सीजन के 2 अपरूप है प्यारे बच्चों, सल्फर के भी अनेक अपरूप है। और प्यारे बच्चों जैसे ही आप देखिए प्लास्टिक सल्फर, यहाँ आप देखिए मोनेलिक सल्फर आदि, यानी प्यारे बच्चों अपरूप इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 2 अपरूप इसमें पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अपरूपता की बात करें तो वर्ग 16 के सभी तत्व यहाँ पे अपरूपता दर्शाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 रूप होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन को हम लोग O2 भी लिखते हैं, और यहाँ पे ठीक है डाई ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिखते हैं, O2 भी लिखते हैं। दोनों को एक ही, यानी एक ही है लेकिन 2 रूप दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, आप लोग प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए फटाफट से, जल्दी। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि विद्युत ऋणात्मकता। तो प्यारे बच्चों विद्युत ऋणात्मकता के बारे में भी हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता घटती है। आवर्त माने आपको याद रखना है कि आवर्त 16 में या आवर्त 15 में, यानी पी ब्लॉक के जितने भी आवर्त है, ऊपर से अगर आप नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। यानी सबसे ऊपर होगा जो उसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा, लेकिन उससे अब आप नीचे आते जाइएगा तो विद्युत ऋणात्मकता जो होगी वो घटती चली जाएगी। यानी वर्ग 16 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वर्ग 16 में हम लोग ये लिखेंगे कि आवर्त सारणी में वर्ग 16 के तत्व में अगर ऊपर से हम नीचे आते हैं तो क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि वर्ग 16 के तत्व में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे टॉप पे वही है। उसके बाद से सल्फर है, तो उसके नीचे आने में क्या होगा प्यारे बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान में रखिएगा कि वर्ग 16 के तत्वों में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वो टॉप पे रहेगा। तो उसमें क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो जो टॉप पे रहता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, फिर उससे क्या होता है, हल्का कम होते होते नीचे आता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। आयनन एंथैल्पी की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे याद रखना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। इतना याद रखना है कि वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आने पे क्या होता है, आयनन एंथैल्पी में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप तत्वों का आकार में क्या होता है प्यारे बच्चों, वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पे क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है, जिससे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। सारी चीजें अभी हम आपको पढ़ाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्टिव होगा तो कुछ आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला है कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अब पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो ऑक्सीकरण यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, ठीक है।
यहाँ पे चूंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है इस ग्रुप में, है ना। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका जो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था होगा -2 होगा, ठीक है। जबकि वर्ग 16 के अन्य तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था देख लीजिए, एक का -2 होता है, एक का +2 होता है, और एक का +4 होता है, और एक का +6 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का कितना होता है -2, सल्फर का क्या होता है प्यारे बच्चों +2 होता है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बाकी सबका वहाँ पे दर्शाया गया है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था तो आपसे पूछेगा तो क्या -2, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी कौन? तो ऑक्सीजन होगी, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों सल्फर, सल्फर का कितना होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे याद रखना है कि +2 होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद से अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग अपने से बता सकते हैं, ठीक, ये नोट कीजिए। अगला जो आप जानते हैं कि सल्फर क्या है, तो सल्फर के बारे में चलिए हम जान लेते हैं कि सल्फर क्या होता है। तो सल्फर पीले रंग का एक भिंगुर क्रिस्टल होता है, ठीक है। सल्फर क्या होता है? पीले रंग का एक भिंगुर क्रिस्टल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सल्फर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? दवाइयों बनाने में इसका पुराने जमाने में प्रयोग होता था, कीटनाशक के रूप में सल्फर का हम लोग प्रयोग करते थे। और जो सल्फर होता है ना, अपरूपता को दर्शाता है, अनेक अपरूप को दर्शाता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। और सल्फर की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सल्फर जो होगा ये जल में अविलय होगा, ठीक है। क्या होता है? जो सल्फर होता है ना, जल में घुलनशील नहीं होता है, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड में ये क्या होता है? घुलनशील होता है, ठीक है। तो ये आपको एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है कि सल्फर के बारे में ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा सल्फर के बारे में कि सल्फर क्या होता है प्यारे बच्चों की? एक भिंगुर क्रिस्टल, ये ठोस होता है। ये क्या होता है? एक ठोस होता है क्रिस्टल, ये सल्फर, ठीक है, जिसका प्रयोग औषधि बनाने में या प्यारे बच्चों बात किया जाए कीटनाशक के रूप में पहले जमाने में किया जाता था, ठीक है। अभी भी कभी कभी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों अगर आपको बात करें कि घुलनशील की मात्रा में, तो ये जल में भी क्या है? अविलय है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है प्यारे बच्चों? पूरी तरह से विलय है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने श्वेत फास्फोरस पढ़ाया था आपको कि श्वेत फास्फोरस क्या होता है? श्वेत फास्फोरस भी हमारा होता है जो प्यारे बच्चों क्या होता है? जल में अविलय, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है ना। ये हमने आपको पढ़ाया था। और जब हम सफेद फास्फोरस को 573 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हैं प्यारे बच्चों अक्रिय वातावरण में, तो वो हमारा लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। और जो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है उससे कम क्रियाशील होता है। और जो लाल फास्फोरस होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको याद कर लेना है कि वो जो होता है वो ना जल में विलय होता है, ना कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब हम लाल फास्फोरस को गर्म करते हैं प्यारे बच्चों बंद ट्यूब के अंदर 803 केल्विन पे, तो प्यारे बच्चों जो हमको प्राप्त होता है वो लाल फास्फोरस होता है, जो कि सब यहाँ पे काला फास्फोरस प्राप्त होता है, जो लाल फास्फोरस से भी क्या होता है? कम क्रियाशील होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो सब छोड़िए, जबकि हम लोग सल्फर पढ़ रहे हैं। तो सल्फर का प्यारे बच्चों सल्फर हमको चट्टानों से ही प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जल में क्या है? अविलय है, जबकि इस कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? विलय होता है। लिखा होगा कहीं ना कहीं कि इसका कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फर जल में अविलय, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? विलय हो जाता है। एवं यह यहाँ आप देखिए एल्कोहल में थोड़ा सा विलय होता है। अल्कोहल में अल्प विलय यानी थोड़ा सा ये विलय होता है। अब आपको ये याद रखना है कि सल्फर उष्मा का दुर्लभ चालक होता है। उष्मा का जब दुर्लभ चालक है तो ये कुचालक ही होगा विद्युत का। जब उष्मा का ये दुर्लभ चालक है तो क्या होगा? विद्युत का कुचालक साबित होगा। तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह सल्फर से नहीं होता है। यह भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। इतना आपको सल्फर के बारे में कंफर्म हो गया। चलिए अब इसके गुण देख लेते हैं प्यारे बच्चों की, इसके गुण क्या है। तो सल्फर के गुण चलिए अब हम देखते हैं कि सल्फर के भौतिक गुण क्या है। तो सल्फर के फिजिकल गुण क्या है कि ये प्यारे बच्चों क्या होता है कि भिंगुर किस्म का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। क्या होता है आपको याद रखना है कि सल्फर जो होता है पीले रंग का भिंगुर क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये आपको याद रख लेना है। दूसरा आपको ये लिखना है कि ये अनेक प्रकार के अपरूपता को दर्शाता है, ठीक है। तो ये तो प्यारे बच्चों सल्फर के अनेक रूप अपरूप है, उसको ये दर्शाता है, क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा कि ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ जीव जंतु हैं ऐसे जिन पे ये बुरा प्रभाव कर देता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुछ मनुष्य मतलब मनुष्य पे ये बुरा प्रभाव उतना नहीं डालता है, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे हैं उन पे ये बुरा प्रभाव डाल देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला लिखिएगा इसका भौतिक गुण। इसका अब अगला भौतिक गुण लिखिएगा प्यारे बच्चों कि यह जल में विलय
मतलब जल में ये अविलय तथा कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलय प्रकार का होता है, जबकि एल्कोहल में ये अल्प मात्रा में विलय होता है। तो ये इसके भौतिक गुण है जो आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप लोग आसानी से ये सब लिख सकते हैं कि यह जल में अविलय तथा कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है तथा यह एल्कोहल में ईथर में कम घुलनशील होता है। तो ये आप इतना लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपको एग्जामिनर नंबर जरूर देगा। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर यानी सल्फर के भौतिक गुण क्या है, ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। चलिए, अब सल्फर के उपयोग की बात किया जाए कि सल्फर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि सल्फर का उपयोग किसमें, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि सल्फर का उपयोग अत्यधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में होता है ना। यहाँ पे सल्फर का उपयोग किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में सबसे ज्यादा होता है। इसका उपयोग माचिस उद्योग में, यहाँ पे देखिए आतिशबाजी में भी किया जाता है। किसका, सल्फर का उपयोग कहाँ पे, तो माचिस बनाने में और आतिशबाजी में किया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा कीटनाशक में भी किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया था कि सल्फर को प्यारे बच्चों पहले के जमाने में कीटनाशक और दवाइयाँ बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। तो सल्फर का उपयोग आपको पता लग गया। प्यारे बच्चों एक बार बताइए। अब देखिए ऑक्सीजन की बात किया जाए, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीजन क्या है। ठीक है, सल्फर हमने पढ़ लिया प्यारे बच्चों। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन वर्ग 16 के प्रथम सदस्य है। ठीक है, ये क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक वर्ग में सभी सदस्यों में सबसे पहले आता है। क्योंकि क्या होता है, वर्ग यहाँ पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, तो वर्ग ऊपर से अगर आप आवर्त ऊपर से अगर आप नीचे जाते हैं ना, तो सबसे जो ऊपर एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगा, बाकी नीचे कम होता चला जाएगा। यानी जो सबसे टॉप पे रहेगा विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि वर्ग 16 के प्रथम सदस्य ऑक्सीजन है। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता वर्ग के सभी सदस्यों में सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2 होती है, जो कि हमने आपको बता दिया। जबकि सल्फर के कितने होते हैं, +2 होता है, ये भी आपको हमने पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए, ऑक्सीजन जल में लगभग यहाँ पे याद रखना है कि 90% और वायु में इसका आयतन कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/5 भाग होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है कि ऑक्सीजन क्या होता है प्यारे बच्चों, जल में लगभग 89% तथा वायु में इसका आयतन कितना होता है, 1/5 भाग होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो मेन पॉइंट आता है, मेन टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन बनाने की प्रायोगिक विधि कौन सी है, ऑक्सीजन बनाने की प्रायोगिक विधि कौन सी है, तो ऑक्सीजन कैसे बनता है, इसकी प्रायोगिक विधि क्या है प्यारे बच्चों। सबसे पहले समझिएगा कि सबसे पहले एक हम क्या लेंगे, बर्नर लेंगे। ठीक है ना, बर्नर लेंगे और एक बंद प्रखनली ले लेंगे। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, बंद प्रखनली है। ठीक है, ये क्या है, बंद प्रखनली है। एगो बर्नर ले लेंगे, यानी ये स्टोव टाइप का मान लीजिए कुछ भी ले लेंगे, और ये जो बंद प्रखनली है ना, इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्टोव की सहायता से गर्म करेंगे। अब जब गर्म करेंगे और इसमें क्या क्या डाल के गर्म करेंगे, तो प्यारे बच्चों पोटेशियम क्लोरेट, याद रखिएगा K2 यहाँ पे KClO3 होता है, यहाँ पे याद रखना है केस, यहाँ आप देखिए ये जो पोटेशियम क्लोरेट होता है इसको, और प्यारे बच्चों मैग्नीज यहाँ पे डाइऑक्साइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको साथ मिला के इस प्यारे बच्चों बंद प्रखनली में डाल के और तब इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब गर्म होता है तो इसमें से वाष्प जाता है। जब ये गर्म होगा बर्नर की सहायता से, जब ट्यूब में डाल के कौन सा, तो पोटेशियम क्लोरेट प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को, मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिला के साथ में इस बंद प्रखनली में डाल के स्टोव के माध्यम से इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा प्यारे बच्चों, इस जल की सहायता से जाएगा और जल में आके यहाँ पे ऑक्सीजन एकत्रित हो जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, ऑक्सीजन बनाया जाता है। तो आप आराम से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इसको आराम से कि इसको कैसे आप बना सकते हैं ऑक्सीजन, यानी कैसे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, ऐसे लिखिएगा, जब लिखने की बात है तो जब हम बर्नर की सहायता से बंद प्रखनली के अंदर प्यारे बच्चों यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड को साथ मिलाकर जब इसको गर्म करते हैं, तो इसको गर्म करते वक्त जितनी भी वाष्प निकलती है, यानी जो वाष्प इसमें से निकलता है वो कहाँ पे जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जल में जाता है और जल की सहायता से ऑक्सीजन जाता है। यानी यहाँ पे याद रखने की इसमें से जो ऑक्सीजन निकलेगा जाएगा डायरेक्ट जल में, और जल में क्या होगा, बुलबुला के रूप में यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आके यहाँ पे जमा हो जाएगा और यहीं से हम ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। तो यही होता है प्यारे बच्चों, क्या आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन बनाने की प्रायोगिक विधि। ठीक है, तो
यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, यानी जब हम यहाँ पे याद रखिएगा कि 2 के ClO3 को जब हम तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 के Cl में ये टूट जाएगा और प्यारे बच्चों इधर क्या बचेगा, +O3 बचेगा, यानी हमारा ऑक्सीजन इधर बच जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, रिएक्शन भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला आ जाइए कि ऑक्सीजन के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, कि ऑक्सीजन के भौतिक गुण आखिर क्या क्या है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के भौतिक गुण कौन से हैं, तो ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन पारदर्शक गैस है ना। यानी ये ना रंगहीन है, मतलब रंगीन भी नहीं है, स्वादहीन, इसका ना स्वाद है ना प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, ना रंगीन है, ना इसका कोई स्वाद है, ना प्यारे बच्चों पारदर्शी है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपको लिख देना है। ऑक्सीजन वायु की तुलना में, यहाँ पे याद रखने कि ऑक्सीजन वायु की तुलना में कुछ भारी होता है, यानी ऑक्सीजन गैस जो होता है वायु की तुलना में थोड़ा सा भारी होता है। यह जल में कम मात्रा में विलय होता है, विलय है, तभी तो यहाँ देखिए जलीय जीवन यहाँ पे सांस लेते हैं। यानी आपको ये याद रखना है कि यह जल में कम मात्रा में विलय है, तभी तो जलीय जीव यहाँ पे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, इसके भौतिक गुण हो गए। अब ऑक्सीजन के उपयोग की बात करें कि ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो ऑक्सीजन सभी जीव जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, हम लोग के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है सांस लेने के लिए, अर्थात यहाँ देखिए प्राण वायु भी इसे कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्यारे बच्चों आपकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि धातुओं के निष्कर्षण में ऑक्सीजन प्रयोग किए जाते हैं, यानी धातुओं का जब भी निष्कर्षण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वेल्डिंग में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में प्रयोग होता है, ये तो आपको पता है कि ऑक्साइड बनाने तथा यहाँ देखिए ऑक्सीकरण के रूप में भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे ऑक्सीजन का प्रयोग भी पूछता है तो आपको ये लिख देना है कि ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का प्रयोग, तो ऑक्सीजन सभी जीव जंतुओं के लिए, हम लोग के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए इसको वायु प्राणी मतलब यहाँ पे प्राण वायु गैस भी कहा जाता है। दूसरा यहाँ देखिए धातु के निष्कर्षण में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, वेल्डिंग में ऑक्सीजन का प्रयोग, अस्पतालों में सिलेंडर के रूप में, ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में। प्यारे बच्चों कोरोना में यही सिलेंडर के लिए मारामारी हो रहा था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको पता है। ऑक्साइड बनाने में प्यारे बच्चों चाहे ऑक्सीकरण के रूप में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा होता है प्यारे बच्चों वर्ग 16 जो होता है, यानी आवर्त जो 16 है उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों जैसे हमने वर्ग 15 और 16 को पढ़ा, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वर्ग 17 को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वर्ग 17 पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए वर्ग 17 को हम क्या बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि वर्ग 17 या आवर्त 17 को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों वर्ग 17 को हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या यहाँ पे याद रखिएगा, वर्ग 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ पे हैलोजन ग्रुप के भी नाम से जाना जाता है। उसको सूचित किससे किया जाता है, X से सूचित किया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्यारे बच्चों यहाँ पे तत्व आते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहला आता है फ्लोरीन, दूसरा क्या आता है, यहाँ देखिए पहला आ गया फ्लोरीन, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन सा तत्व आता है, तो पहला आता है प्यारे बच्चों कौन सा, फ्लोरीन, दूसरा होता है क्लोरीन, तीसरा होता है ब्रोमीन, चौथा होता है आयोडीन, और पांचवा क्या होता है, एस्टेटिन भी होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे हाइलोजन ग्रुप। फिर से आवर्त सारणी खोलने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता रखना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व, तो जिसमें हमने क्या पढ़ाया प्यारे बच्चों 13 से लेके और 18 के बीच के जितने भी तत्व होते हैं, वर्ग 13 से 18 के जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, पी ब्लॉक के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करना है कि जो 13-14 है उसको हमने 11th में पढ़ा, लेकिन 12th में कहाँ से पढ़ना रहता है, तो 12th में पढ़ना रहता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि 15, 16, 17, 18, ठीक है। जिसमें से प्यारे बच्चों 15 और 16 हमने पढ़ रखा है प्यारे बच्चों पहले भी, और आज भी, अभी हम जस्ट आपको पीछे पढ़ाए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अब बारी आती है वर्ग 17 के, ठीक है। वर्ग 17 को हम लोग हाइलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सी प्यारे बच्चों तत्व पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। जिसमें प्यारे बच्चों एस्टेटिन को बहुत ही कम पढ़ा जाता है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बात करें प्यारे बच्चों की इसकी जो उपलब्धियां हैं ये कहां से मिलती है, कौन क्या है, जो वर्ग 18 के तत्व इसमें कौन क्या है, क्लोरीन क्या है प्यारे बच्चों, फ्लोरीन क्या है, ब्रोमीन क्या है, आयोडीन क्या है, ये कहां पे मिलते हैं। चलिए हम इसको प्यारे बच्चों इसकी उपलब्धियों को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे याद रखना है कि फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन क्लोरीन यहां पे याद रखिएगा, फ्लोरीन क्लोरीन क्या है, तो यहां पे याद रखना है कि ये गैस होती है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन क्या होती है, तो ये गैस होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें ब्रोमीन की, तो प्यारे बच्चों ब्रोमीन क्या होता है, ये द्रव्य होता है, क्या होता है, द्रव्य होता है, ठीक है। ब्रोमीन क्या होता है, द्रव्य होता है। जैसे प्यारे बच्चों जो पारा होता है कमरे के टेम्परेचर पे द्रवित अवस्था में होता है, उसी प्रकार से ये ब्रोमीन भी होता है। ब्रोमीन भी क्या है, कमरे के टेम्परेचर पे द्रवित अवस्था में, यानी ये द्रव धातु है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करें प्यारे बच्चों
आयोडीन की, तो आयोडीन क्या है, एक ठोस है जो समुद्र में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है। आयोडीन जो होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, ये समुद्रों में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इतना आपको पूरा क्लियर हो गया, इसकी उपलब्धि आपने जान ली। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वर्ग 17 के तत्वों को। ठीक है, वर्ग 17 के तत्वों में कौन कौन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटिन तत्व आते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन परिवार भी कहा जाता है। हैलोजन सर्वाधिक क्या होते हैं, क्रियाशील धातु होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागते नहीं है, है ना। ये प्यारे बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन पे को क्या करते हैं, त्यागते नहीं। आपने ये नहीं देखा होगा कि Cl+, जल्दी आप लोग सुने होंगे क्या, Cl-। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है प्यारे बच्चों, ये क्रियाशील धातुएं होते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता का क्रम यहाँ देखिए फ्लोरीन, आयोडीन तक का यहाँ देखिए घट जाता है। और इसका यहाँ देखिए प्रथम सदस्य फ्लोरीन है, इसका प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी जो 18 है, वर्ग 18 है, इसके जितने भी जो तत्व है, जैसे फ्लोरीन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब का क्या हो गया प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर में क्या हो जाएगा, NH2 होगा और NP5 होगा। क्या होगा, NP5। यानी इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने 15 में भी निकाला, 16 में भी निकाला। अब चलिए फटाफट से आप लोग एक बार फिर इस 17 का भी निकालिए। चलिए यहाँ पे आइए, वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो देखिए जैसे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, फ्लोरीन का प्यारे बच्चों परमाणु यहाँ पे संख्या कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 9। तो चलिए जब 9 का निकालेंगे तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2p5 हो जाएगा। ठीक है, 2p5 होगा, तभी तो प्यारे बच्चों 9 होगा। 2 2 4 4 5 9। यानी इसके अंतिम कक्षा में यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आए, तो प्यारे बच्चों 9 गो इलेक्ट्रॉन आए। यहाँ पे 5 गो, सॉरी इनके अंतिम कक्षा में कितने, 7 गो इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम 9 को बताएं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 गो इलेक्ट्रॉन आते हैं। जितना भी निकालिएगा ना, सबके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों अब निकालते हैं क्लोरीन का। प्यारे बच्चों क्लोरीन का क्या होता है, Cl का 17 होता है। ठीक है, अब जब 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, है ना। यही ना होगा प्यारे बच्चों, कितना हो गया, तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17। यानी इसके भी अंतिम कक्षा में प्यारे बच्चों क्या आ गया, तो इसके भी अंतिम कक्षा में क्या आ गया, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहाँ पे क्या हो गया, 3p5। तो यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्या हो जाएगा 3p5। ठीक है, यानी इसके भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए, यानी इसमें जितना का भी निकालिएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, अंतिम में 3s2 और 3p5 ही आएगा, है ना। अंतिम में प्यारे बच्चों 3s2 और प्यारे बच्चों p5, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आपको समझा चुके हैं कि इसमें क्या होगा, NH2 और NP5, हर जितने भी इसके तत्व उसके लास्ट में यही आएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे एक ब्रोमीन का निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन जिसका कितना होता है प्यारे बच्चों, 35 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसका जब हम निकालते हैं, तो जब ब्रोमीन का निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा, 3d10 क्या, इसके बाद से क्या होता है, 3d10 होता है। और प्यारे बच्चों 4s2 होता है और 4p क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा 35 आएगा। देखिए यहाँ पे 4 6 10 10 2 12 12 6 18 10 28 2 30 30 5 35। यानी हमने ब्रोमीन का निकाला, 35 आया, लेकिन फिर भी इसके अंतिम कक्ष में, यहाँ पे अंतिम कक्ष में क्या आया, 4s2 और 4p5। यानी इसके अंतिम कक्ष में क्या आएगा प्यारे बच्चों, NH2 आएगा और NP5 आएगा। क्या आ गया प्यारे बच्चों, NP5 आएगा। ये क्या होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। ठीक है, अगर किसी के कक्ष में अगर कोई है, जितने भी वर्ग 18 17 सॉरी जितने भी वर्ग 17 हैं जो हाइड्रोजन ग्रुप हैं, उनके अंतिम कक्षा में क्या आएगा, NH2 और आएगा और NP5 आएगा। तो प्यारे बच्चों एक बार आप लोग 53 का निकालिए तो निकल जाएगा आप लोगों से 53 का। तो 53 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10,
क्या हो जाएगा उसके 4s2 4p6 4p6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4p6, यहाँ पे 4d फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 5s2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s2 और 5p5 हो जाएगा। तो ये जो हमारा होगा प्यारे बच्चों, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 53 आएगा। देखिए 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 18 10 प्यारे बच्चों 28 2 30 30 6 36 36 10 46 46 प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कितना है 46 को 2 गो यहाँ पे हो गया 48 और 48 5 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका भी कितना निकल गया 53 निकल गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके भी अंतिम कक्ष में कितना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 5s2 और 5p5 आया, यानी जितने भी होंगे उसके अंतिम कक्ष में क्या आएंगे प्यारे बच्चों, आपको याद रख लेना है कि उसके अंतिम कक्ष में क्या आते हैं NS2 और NP5 आए। तो समझ लीजिएगा कि ये P ब्लॉक के ये वर्ग 18 के मतलब वर्ग 17 के ये तत्व है हाइड्रोजन ग्रुप के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कि अगर P ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे NS2 और NP1 आए तो ये कौन सा होगा वर्ग 13 होगा। ठीक है, NS2 आए लास्ट में और NP2 आए, वर्ग कितना होगा 14 होगा। यहाँ पे याद रखिएगा NS2 और NP यहाँ पे 3 आए तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों वर्ग 15 होगा। ठीक है, NS2 और NP यहाँ पे कितना है 4 आए तो ये वर्ग कितना होगा 16 होगा। अब NS2 और NP यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये वर्ग कितना होगा, तो ये वर्ग 17 के तत्व होंगे। तो ये आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना हम सिखा चुके हैं, तो आप जितना का भी बोला जाए सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं 100%। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए तो देख लीजिए यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल लेते हैं और ये प्यारे बच्चों लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला अपने से निकाला। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा यहाँ पे P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी वर्ग यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्ग 13 से लेके और 15 तक के जितने भी 15 नहीं 18 तक का निकलेगा, 18 तक के जितने भी तत्व हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालिए और प्यारे बच्चों हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। ठीक है, सभी बच्चे इतना काम कर दीजिए। चलिए अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं कि उपलब्धता के बारे में कि P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है जिसमें वर्ग 17 है हाइड्रोजन ग्रुप, उसकी उपलब्धता की बात करें कि कौन कहां से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें उपलब्धता की तो हाइड्रोजन प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। याद रखना है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जो हाइड्रोजन होता है ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है क्योंकि ये क्रियाशील होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जितने भी वर्ग 17 के तत्व यानी हाइड्रोजन ग्रुप के जितने भी तत्व हैं प्यारे बच्चों ये प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चूंकि यह क्या होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह क्या संयुक्त अवस्था में क्या विभिन्न लवणों के रूप में पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं संयुक्त अवस्था में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे समुद्र के पानी में ये सारे क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जितने भी तत्व हैं समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, जैसे आयोडीन हो गया हमारा, है ना, ये जितने भी तत्व है समुद्र के पानी में पाए जाती हैं। चलिए अब देखिए कि आयनन एंथैल्पी की बात करें तो प्यारे बच्चों आयनन एंथैल्पी क्या होगा कि वर्ग 17 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। ठीक है, वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं उनकी आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी दान नहीं देते हैं। कौन, तो वर्ग 17 के समूह यानी हाइड्रोजन ग्रुप, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी ज्यादा होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का क्या होता है मान बढ़ता है। यानी प्यारे बच्चों आयनन एंथैल्पी क्या होता है, वर्ग ऊपर से नीचे जाइएगा क्या होगा आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो आपको पता है कि आवर्त में ऊपर से नीचे आने पे जो प्यारे बच्चों क्या होता है कि सबसे ऊपर वाला क्या होता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, बाकी क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता का जो क्रम होता है नीचे आते आते घटने लगता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि वर्ग 17 के तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक क्या है, फ्लोरीन है। क्यों है, क्योंकि प्यारे बच्चों सबसे ऊपर पाया जाता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होगा, प्यारे बच्चों फ्लोरीन होगा। अगर विद्युत ऋणात्मकता का क्रम पूछे हाइड्रोजन ग्रुप का तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा। फिर प्यारे बच्चों बात किया जाए क्लोरीन होगा, फिर क्या होगा ब्रोमीन होगा, फिर प्यारे बच्चों क्या होगा आयोडीन होगा, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों एस्टेटिन होगा। तो ये क्या हो गया विद्युत ऋणात्मकता का क्रम।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। और आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक पूछा जाए तो सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है प्यारे बच्चों, हमारा फ्लोरीन होता है। और सबसे ज्यादा प्रबल अकारक की बात करें तो ये होता है आयोडीन, ठीक है। तो ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। तो विद्युत ऋणात्मकता आपको पता चल गया कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि प्यारे बच्चों ऊपर से नीचे के आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, हमारी घटती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होगा। अब चलिए ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, याद रखना है +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया और प्यारे बच्चों +7 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कि हैलोजन ग्रुप की पूछा जाए कि ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है तो ये होती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो फ्लोरीन होगा ना, जो फ्लोरीन होता है उसका इकलौता -1 होता है। ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन की -1 होगी, इतना ध्यान में रखना है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ये सब होगा, लेकिन फ्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है, ध्यान में रखना है। देखिए हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ये होती है +7 तक, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो फ्लोरीन होता है अपने सभी यौगिकों में -1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, -1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए भौतिक गुण की बात करें कि भौतिक गुण क्या है, तो वर्ग 17 के तत्वों में जो फ्लोरीन है वो गैस है, ठीक है। जबकि ब्रोमीन एक द्रव्य है, आपको पता है कि पारा की तरह ये भी क्या होता है, ब्रोमीन एक द्रव्य धातु होता है। चलिए अब आगे बढ़िए, आयोडीन एक ठोस है, परमाणु क्रमांक को बढ़ने पर यहाँ देखिए इनके गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक गलेगा, क्वथनांक में क्या होगी, इसकी वृद्धि होगी। यह सभी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। हैलोजन की परमाणु त्रिज्या फ्लोरीन के आयोडीन तक बढ़ती है, यानी हैलोजन की परमाणु त्रिज्या फ्लोरीन से आयोडीन तक ही बढ़ती है, स्टेटिन में नहीं बढ़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आइए प्यार बच्चों वर्ग 18 में, 17 यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं वर्ग 18 में। तो वर्ग 18 में क्या होगा, वर्ग 18 के जितने भी तत्व हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि वर्ग 18 के जितने भी तत्व होंगे प्यारे बच्चों वो क्या होंगे, उसमें सारी गैसें हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें क्या है, सारी गैसें हैं। और प्यारे बच्चों वर्ग 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन तत्व उपस्थित हैं और यह उत्कृष्ट गैस है, यानी वर्ग 18 में ओनली उत्कृष्ट गैसें भरी हुई है। यह गैस प्रकृति में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में ये सब गैसें पाई जाती हैं। इनमें से आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो आर्गन होता है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चूंकि वर्ग 18 के सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है, हो गया। और प्यारे बच्चों वर्ग 18 का इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी वर्ग 18 का हीलियम का छोड़ के, है ना, हीलियम का छोड़ का जितना भी होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 होगा। और Np कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 होगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे पूर्णतः भरे होंगे। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सारे फुल होंगे, एक भी खाली नहीं होता है, सारे के सारे भरे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की बात करें, चलिए इसका निकाल लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग एक काम कीजिएगा कि जितने भी प्यारे बच्चों हीलियम, नियोन, आर्गन, नियोन, जेनोन, हेक्सोन, रेडोन जितने भी है ना, सबका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हमारे पास जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे जरूर भेजिएगा। अब देखिए अब इसकी भौतिक गुण की बात करें तो वर्ग 18 के तत्वों के सभी भौतिक गुण इस प्रकार है कि सभी उत्कृष्ट गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान में रखना। यह जल में अल्प विलय होता है, बहुत ही कम घुलनशील होते हैं। यह तत्व के गलनांक व कथनांक निम्न होते हैं, इनका जो गलनांक और प्यारे बच्चों क्वथनांक होगा वो कम होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि यह सभी एकल परमाणु गैस होते हैं और इनको हम लोग नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा हमारा वर्ग 18। वर्ग 18 में इतना ही पढ़ना है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकाल के जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों से निवेदन है और विनती है कि सभी बच्चे क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के जरूर भेजेंगे। तो चलिए ये महा मैराथन क्लास आपको कैसा लगा बताइए। और प्यारे बच्चों यहाँ पे लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और प्यारे बच्चों 2 PM में देखिएगा शेड्यूल लगा हुआ है किसका, तो यहाँ पे बायो का सब्जेक्टिव का, बायो का सब्जेक्टिव होने वाला है। तो सभी बच्चे आइए और बायो का सब्जेक्टिव कीजिए। और जितने भी बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए कि 499 में आपको क्या मिलने वाला है, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा। और साथ में प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, गेस प्रश्न मिलने वाला है। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, फटाफट से ये PDF नोट्स ले लीजिए। लेने के लिए एक नंबर नोट कीजिए यहाँ पे 6299
248935। आप इस पे फटाफट से संपर्क करके जल्दी से जल्दी आप लोग PDF और नोट्स ले लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।